आज एक विशेष कारणों से आज का ये जो आयोजन है ये हम लोग कर रहे हैं, और इस विशेष आयोजन के पीछे जो सबसे बड़ी बात है, आज भारत में वो शक्तियां जो इस देश को गुलाम बनाया, जिन्होंने वो यहां से कुछ अंग्रेज तो गए लेकिन अपने पीछे बहुत सारे लोगों को छोड़ गए। और खासतौर से अभी कुछ 3-4 दिन से जिस तरीके से देश में सनातन की जो आत्मा है, सनातन की जो रूह है, आयुर्वेद, उसका एक चेहरा है, उसकी एक पहचान है स्वामी बाबा रामदेव जी। पूरी दुनिया में एक संकट है, पूरी दुनिया के अंदर एक वायरस है जो किसी देश ने अपने निजी स्वार्थों और अपनी विस्तारवादी नीति के चलते इसको इस्तेमाल किया है। भारत हजारों साल से इस सनातन संस्कृति में आयुर्वेदिक जो उसकी आत्मा है, उसके माध्यम से पूरी दुनिया को उसने स्वास्थ्य के रूप में जो भी कुछ उसका योगदान है, आज दुनिया धीरे धीरे उसको मान तो रही है। लेकिन ये भी सच है कि पूरी दुनिया में 3 किस्म के माफिया काम कर रहे हैं। एक है फार्मा माफिया, एक है हथियार माफिया, और एक है तेल माफिया। इन लोगों ने जिस तरीके से अब देशों में अपनी ताकत को बरकरार रखा है, उसकी एक जिंदा मिसाल अभी हमको देखने को मिलती है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो भी है, मैंने सुना है कि शायद 1923 या 1922 या 1925 में ये एक एनजीओ के माध्यम से थी, और आज पूरे देश में एलोपैथी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, यानी इस बीमारी ने जो पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस बीमारी ने इस एलोपैथी के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पे, खासतौर से थर्ड वर्ल्ड नेशंस के लोगों के ऊपर टेस्ट ऑन ट्राई का काम शुरू किया है, हजारों लाखों मौतें हो रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि जैसे मैं कहता हूं कि भारत अपनी परंपराओं से, आस्थाओं से, जिन चीजों को शुरू से पकड़े हुए है, आज भारत उसी कारण से बचा हुआ है। स्वामी बाबा रामदेव जी ने एक लंबे समय के बाद भारत में आयुर्वेद को उस स्तर पर पहुंचाया, आने वाली जनरेशन के सामने उस तरीके से प्रेजेंट किया ताकि उनके अंदर अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, और इस सभ्यता ने जो कुछ दुनिया को दिया है उसके प्रति एक गर्व महसूस हो, एक सम्मान महसूस हो। इसी सब के देखते हुए पिछले दिनों स्वामी बाबा रामदेव जी के ऊपर तमाम दुनिया भर के आरोप, नोटिस, एफआईआर, झूठे मुकदमे, 12-12, 15-15 धाराओं का लगाना, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कर्नल आर एस सिंह साहब, नीरज अत्री साहब, पवन सिन्हा साहब गुरु जी, सुशील पंडित जी, कर्नल आर एस सिंह के अलावा मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक हमारी एक अनसीन टीम है जो अलग अलग अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन जब भी कोई ऐसा संकट हो कि जो राष्ट्र में एक अच्छा और बड़ा काम करने वाले लोग हो, भले ही उनसे कोई हमारा सीधा परिचय ना भी हो, हम कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी भी ताकत है वो उन राष्ट्रवादियों की आवाज को न दबा पाए। और हमने इस देश के एक टेलीविजन के एंकर मालिक को देखा, राष्ट्रवादी शक्तियों ने उसके खिलाफ कुप्रचार किया और सत्ता का दुरुपयोग करके एक राज्य की सरकार ने उसको जेल में बंद किया। उस वक्त भी हम तमाम सारे लोगों की जो भी सामर्थ्य था, जो भी ताकत थी, हम सब लोग गए, राष्ट्रपति से हमने आवेदन किया कि वो संविधान की रक्षा। इसी तरीके से मुझे लगा कि बाबा रामदेव भारत में एक चलता फिरता चेहरा, एक सन्यासी का रूप,
जिसके तन के ऊपर भगवा पड़ा हुआ है। बाबा रामदेव जी, मैं ये मानता हूं कि ये IMA नाम की संस्था के माध्यम से जो आप पे हमला हुआ है, ये बाबा रामदेव पे हमला नहीं है। ये बाबा रामदेव जो एक सन्यासी है, जिसके शरीर पर गेरुआ वस्त्र पड़ा हुआ है, जो भगवा वस्त्र पड़ा हुआ है, और जो भारत की आत्मा को आयुर्वेदिक के तौर से बचाने और उसे खड़ा करने में लगा हुआ है, ये रामदेव पे हमला नहीं है। ये भारत की सनातन सभ्यता की आत्मा उस आयुर्वेद पे हमला है, उस भगवा वस्त्र पे हमला है। लिहाजा मैंने जब सबसे बात की, कर्नल RS सिंह साहब ने मुझसे कहा कि हमें ऐसे समय में बाबा रामदेव जी के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी बात को मेजर जनरल GD बख्शी साहब ने, सुशील पंडित जी ने, और पवन सिन्हा गुरु जी ने, नीरज अत्री साहब ने कहा कि जितनी भी हमारा सामर्थ्य है, हमारी पूरी ताकत, हमारी आवाज इस वक्त एक ऐसे सन्यासी के पीछे खड़ी होनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र की इस चेतना के, इस सनातन की आत्मा का एक फेस है, एक पोस्टर है। इसमें हमें इससे ज्यादा कुछ न सुनना है न कुछ कहना है। मैं आज की इस गोष्ठी में इसलिए देश को पता चले, हम सिर्फ टेलीविजन के ऊपर, हम सिर्फ यूट्यूब पर अपनी बात नहीं कहते हैं। अगर हमें और हमारे सम्मान को कहीं ठेस पहुंचाई गई, इस भारत राष्ट्र की आत्मा को ठेस पहुंचाई गई, तो जो भी सामर्थ्य है, हम उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करके हम सड़कों पे भी निकलेंगे। और इस देश में अगर कोई FIR नाम की चीज करके इस देश के किसी को डराया गया, तो करोड़ों करोड़ों लोगों का नेतृत्व करेंगे हम सड़कों पे उतर के। इसलिए बाबा रामदेव जी, आप अकेले नहीं है, राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है। और आज जो आवाजें जिनको आप देखते हैं, ये सब आपके साथ हैं। मैं नीरज अत्री साहब से कहूंगा कि वो अपनी बात शुरू करें, हम तमाम सब लोग अपनी बात रखेंगे और फिर बाबा रामदेव जी से कहेंगे कि वो राष्ट्र के सामने क्या बात कहना चाहते हैं, क्या पक्ष रखना चाहते हैं। पहले वो 5-5 मिनट हम सब लोगों को सुन लें और उसके बाद अपनी पूरी बात रखें, ताकि देश और दुनिया को पता चल जाए कि ये भगवतधारी सनातन की आत्मा की रक्षा करने वाला बाबा रामदेव अकेला नहीं है, इसके साथ में करोड़ों करोड़ों लोग खड़े हैं। नीरज अत्री अपनी बात रखें 5 मिनट के अंदर। जी जी, सभी को प्रणाम। स्वामी रामदेव जी, आपको प्रणाम। और सभी जो प्रबुद्धजन मुझसे आयु में, मुझसे अनुभव में, सब मुझसे बड़े हैं, सभी को आदर सहित प्रणाम मेरा। और जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, जो इसे बाद में भी देखेंगे, ये जब स्वामी रामदेव जी को थ्रेट दिया जाता है कि 1000 करोड़ का खजाना भरना पड़ेगा तुम्हें, या FIR लॉन्च की जाती है, तो ये जो अभी माननीय पुष्पेंद्र जी ने कहा कि ये एक तरह से जो आघात किया जा रहा है, जो हमला किया जा रहा है, वो इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए है कि हम अगर चाहें तो हम किसी की आवाज को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं। और स्वामी रामदेव जी को उसका एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ मैं जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि किस तरह से थ्रेट दी जाती है और उसके पीछे पहले काम किया जाता है, बहुत बड़ी सोच होती है। ये ओवरनाइट इस तरह के सेक्शंस नहीं डाले जाते। लगभग 7-8 साल पहले जब UPA 2 चल रही थी, उस समय मैं, क्योंकि इस मॉडस ऑपरेंडी की बात करना चाहता हूँ कि कैसे काम करते हैं, उस समय देश भर में एक नया कानून लाया जा रहा था, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से। उसमें अब ये काम इनका पिछले 25 साल से चल रहा है, लेकिन अभी उनको सफलता नहीं मिली। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं, उस पर स्वामी रामदेव उस समय बहुत एक वोकल वॉइस होते थे कि इसको हम नहीं, इसको अपनाएंगे। तो तब मैंने इस बिल का अध्ययन करना शुरू किया था। उसमें इन्होंने क्या क्लॉज डाल रखे थे, मैं सिर्फ एक उसका सेक्शन 63 है वो यहाँ शेयर करता हूँ। Whoever without any evidence or scientific record misleads the public about the safety of the organisms. मैं सिर्फ इतनी एक सेंटेंस पे रुक रहा हूँ। Whoever without any evidence or scientific record misleads, क्योंकि आज जो ये IMA के जो एक एसोसिएशन है, अब अपने आप में कोई लीगल एंटिटी भी नहीं है, वो उन्होंने जो ब्रो बीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक नहीं है, हम लोग ज्यादा साइंटिफिक हैं। तो मैं उस एक शब्द की बात कर रहा हूँ यहाँ।
आप कल्पना करके देखें कि कोई एक परिवार है या कोई एक किसान है जिसके घर में कोई मृत्यु हो जाती जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी फसल के कारण से, अब ना उस किसान के पास ना उस कंज्यूमर के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो साइंटिफिक रिकॉर्ड और एविडेंस इकट्ठे करेगा। उसके घर का व्यक्ति मर जाता है तो उसे क्या कहा जाए? अगर उसने बोला कि इसके कारण मरा है तो उसके ऊपर ये धारा लग जाएगी सेक्शन 63 और उसकी पनिशमेंट क्या है? नॉट लेस देन 6 मंथ्स, कि कम से कम 6 महीने के लिए उसे जेल में डाला जा सकता है। और इसके अगर आप रिवर्स देखेंगे कि वो जो कंपनियां ये जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स लेके आ रही है उनका साइज इतना बड़ा है कि अगर उनकी एक कंपनी है जो मोनसेंटो, उसका अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो लगभग 50 जो देश हैं उनकी जीडीपी से ज्यादा है। और उनके लिए क्या क्लॉज है कि अगर कहीं पर इस तरह का स्थापित होने की संभावना है तो उसके बारे में क्या आता है? If a person in connection with a requirement or direction under this act provides any information or produces any document that the person knows is false or misleading, तो उसको मैक्सिमम सजा 3 महीने की है। तो जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है वो अगर गलती भी कर रही है तो पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जानते थे उन्होंने गलती के, तो भी उसकी सजा मैक्सिमम 3 महीने है और उन व्यक्ति की मिनिमम 6 महीने है। तो ये इस तरह से एक जाल बिछाया जाता है जो पहले से बिछा होता है कि हम, और यहाँ पे मैं एग्जांपल सिर्फ कॉर्पोरेट का ले रहा हूँ, लेकिन ये पूरे का पूरा ग्लोबल नेक्सस है जो काम करता है। जैसा अभी पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि एक फार्मा माफिया काम करता है, और वो पहले आज से शायद 40-50 साल पहले होता था कि माफिया तलवार लेके जाएगा या बंदूक लेके जाएगा, उससे वो कब्जा करेंगे। अब जो माफिया काम करता है वो कानून बना के काम करता है, कानून अपने फेवर में टिल्ट कर लिए जाते हैं और दूसरे को, और इस केस में जैसे स्वामी रामदेव हैं, उन्हें ये इमेज, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि इन्होंने एपिडेमिक एक्ट का फलाना कानून तोड़ा है, इस तरह का कुछ किया है। तो ये इस तरह से एक नैरेटिव बनाया जाता है और फिर उसमें आप दोषी हैं या नहीं है आपको मीडिया ट्रायल के माध्यम से दोषी बनाने की कोशिश की जाती है। और यही आज स्वामी रामदेव के साथ वो करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें अपनी जितना सामर्थ्य है उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये जो माफिया थोड़ा सभ्य शब्द लगता है, असल में तो ये गुंडागर्दी है जो सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही आईएमए है जो हर रोज देखते हैं, आप टीवी चैनल खोल के देखिए सुबह 8 से 9 के बीच में आपको दिखेगा कि लोग पागलों की तरह हिल रहे हैं और उनको फिर वो जीसस का नाम लिया जाता है तो हील हो जाते हैं। सबसे पहला कोई कदम लेने की अगर जरूरत है इनको इस तरह की, तो वहां पर जो क्वेकरी हो रही है, जो जीसस के नाम पे हो रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी सभ्य वेस्ट की यूनिवर्सिटीज है, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग यूनिवर्सिटी है, वो ये मानती है कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई हिस्टोरिकल व्यक्ति नहीं था। लेकिन यहाँ पर आईएमए की शीर्ष पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि हमें जीसस को सबके पास लेके जाना है, और वो संस्था आज ये कहती है कि हम स्वामी रामदेव के ऊपर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि लगा रहे हैं। अगर इनमें जरा सी भी सिंसियरिटी होती तो ये सबसे पहले ये जो सो कॉल्ड एवेंजलिस्ट चल रहे हैं, जो जीसस के नाम पे तेल बेच रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो आयुर्वेद है वो, अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या आ जाता है कि हम जब एलोपैथी की बात करते हैं तो वहां पर वन साइज फिट्स ऑल हो जाता है, जबकि आयुर्वेद उससे कहीं ज्यादा बड़ा विज्ञान है जो एक व्यक्ति को एक अलग इकाई मान के काम करता है कि उसमें जो वात पित्त कफ है उसके अनुसार काम करेंगे। उस साइंस तक तो ये अभी पहुंचे ही नहीं और अपने आप को साइंटिफिक, अपने लिए साइंस का झंडा उठा के चलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जो भी सच के साथ देना चाहते हैं, धर्म का साथ देना चाहते हैं, उन्हें इस समय स्वामी रामदेव के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और इसमें ये आज पहला कदम होना चाहिए हमारा। मैं ओपनिंग स्टेटमेंट यहीं पे अपनी विराम देता हूं से। थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू नीरज भाई, बहुत बढ़िया नीरज भाई। मैं चाहता हूं कि अगली कड़ी में सुशील पंडित जी अपनी बात रखें और अपना और हमारे पूरे टीम की तरफ से उनको समर्थन अपनी भाषा में जरूर दें। सुशील पंडित जी।
आप सबको नमस्कार, प्रणाम। बाबा रामदेव जी, जनरल जीडी बख्शी जी जय हिंद, कर्नल RSN सिंह जय हिंद, नीरज जी, पावन गुरु नमस्कार। मैं हतप्रभ हूं कि विज्ञान के नाम पर, तर्क के नाम पर, तथ्य के नाम पर इस देश के साथ कितनी धोखाधड़ी हो रही। ये IMA तब कहां था जब 25-25 लाख रुपए मांगे जाते थे अस्पताल में घुसने देने के लिए, बेड मुहैया कराने के लिए। जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस तक था उनसे भी कहा जाता था कि नकदी रखिए, उसके बाद उस बीमारी के लिए आपको एडमिट किया जाएगा जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। इन्होंने कितने अस्पताल बंद कराए, कितने डॉक्टर्स पर FIR की। पूरा साल हो गया, इलाज के नाम पर दुनिया को नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, लोग दर दर भटक रहे हैं। बॉडीज तक नहीं देते हैं तब तक बिल नहीं भरा जाएगा। ये पूरा देश, इसका मध्य वर्ग, मध्यवित्त वर्ग, निम्न वर्ग, जिनके पास साधन नहीं है, लुट गए हैं, इलाज को तरस रहे हैं और किसी पर FIR नहीं हुई है, किसी को कानून के शिकंजे में नहीं कसा गया है। करोड़ों रुपए की कालाबाजारी हो रही और ये इंस्टीट्यूशनल है, संस्थागत है। लोग दर दर भटके, इलाज के लिए तरस गए, लेकिन उन्हें इलाज के नाम पर सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करवाया गया। कॉरिडोर्स में रख करके ICU के पैसे लिए गए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। किसी पर FIR नहीं हुई, किसी से जवाब तलबी नहीं हुई। और ये कौन सा विज्ञान है, कौन सी एलोपैथी है। मैं आदर करता हूं, ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनकी जान चली गई इलाज कराते कराते, वो खुद शिकार हुए। एलोपैथी एक 400-500 साल से ज्यादा पुरानी व्यवस्था नहीं है। 200 साल। वो भी आज इस पूरे ड्रग या फार्मास्यूटिकल तंत्र में, जिसको माफिया कहा गया, मैं जानना चाहूंगा एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जहां प्रिवेंशन के लिए $1 खर्चा जाता हो। सारा का सारा निवेश इलाज, क्योर ढूंढने, क्योंकि उसमें पैसे बनते हैं, उसमें करोड़ों बनते हैं, उसमें 10 पैसे की चीज 10 रुपए में बेची जा सकती है। प्रिवेंशन के ऊपर इस पूरी की पूरी व्यवस्था में 1 पैसा खर्च नहीं होता है, जबकि आयुर्वेद जो है वो आरोग्य, प्रिवेंशन, उसके लिए काम करता है। वहां मुनाफे को नहीं देखा जाता, लेकिन इस पूरे मुनाफे तंत्र पर आधारित ये फार्मा इंडस्ट्री, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इस पर आज प्रश्न चिन्ह खड़े करने का समय आ गया है। समय आ गया है कि जवाब तलब किया जाए, हिसाब किताब लिया जाए। कितने करोड़ों रुपए किस तरह कमीशंस में, डायग्नोस्टिक्स में अनाप शनाप खर्च करवा दिए जाते हैं। उसके ऊपर किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और प्रश्न खड़े करने पर, परेशान होने पर जब आप अपनी बात रखते हैं तो आप पर कानून की धाराएं लगाई जाएंगी, आलोचना करने से रोका जाएगा, जवाब पूछने से रोका जाएगा। यह कौन सी व्यवस्था है? और यह व्यवस्था जो आज हमें रोक रही है, पुष्पेंद्र जी ने ठीक कहा, वो हमारे आधार स्तंभ हिला रही है। उन्होंने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, उन्होंने हमारी कृषि को बर्बाद किया, उन्होंने रासायनिक और कीटनाशक खिला खिला के हमारी सेहत को बर्बाद किया। और आज जो बचा खुचा है उसमें अनाप शनाप दवाइयां, अनाप शनाप रसायन हम में ठूस करके इलाज के नाम पर हमें लूटा जा रहा है। क्या इस बात में कोई तथ्य नहीं है?
क्या इस पर कोई छानबीन नहीं होनी चाहिए? क्या आज देश का आम नागरिक दिल पर हाथ रखे कह सकता है कि मुझे इस पूरे आरोग्य तंत्र से विश्वासजनक, संतोषजनक फल मिले हैं? और यदि आप ऐसा इस पर आप आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो आपका उदाहरण बनाया जाएगा। और क्योंकि बाबा रामदेव आज हम सबके एक प्रतीक बन गए हैं इस पूरे तंत्र में, इस पूरे माफिया तंत्र को चुनौती देने वाले, चाहे वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो अन्य उत्पादक पदार्थ हो जो कि दुनिया भर की कंपनियां बना बनाकर यहां मुनाफा कमाती हैं, आज उनके विकल्प पैदा करने वाले, हजारों लोगों को नौकरी देने वाले और भारतीय आयुर्वेद से उस तत्व ज्ञान को निचोड़कर हमारी आम जिंदगी में सहूलियत पैदा करने वाले, सहायता रूप आने वाले बाबा रामदेव को अगर नष्ट करने पर कोई तुला हुआ है तो वो हम सबको नष्ट करने पर तुला है। इसलिए आज हम सबको इकट्ठा होना आवश्यक है। पुष्पेंद्र जी, जिसने भी इसमें एक इनिशिएटिव लिया है, पहल की है, मैं उसे प्रणाम करता हूं और यहां वादा करता हूं कि जो भी आंदोलन, जो भी समय सीमा, जो भी गतिविधि तय की जाएगी, मैं उसमें पूरा भाग लूंगा, अपनी आहुति दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुशील भाई। आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप नहीं बोल रहे, बल्कि लगता है कि भारत की आत्मा बोल रही है। और मैं आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स को समझता हूं, और शायद यही है कि बिल्कुल पिछले 24 घंटे में ये बातचीत हुई और हमने कहा जो हमारी ताकत है वो हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। उसके लिए ना हमें किसी से पूछना है, न किसी से जाना है, न किसी संगठन की परमिशन लेनी है। आपने जो भाव प्रकट किए हैं, हम सबके ये जो भाव हैं स्वामी बाबा रामदेव जी, ये आपको संजीवनी देने और उस ताकत को और मजबूत करने के लिए। कभी कोई वामपंथी दल की कोई महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दवाओं में कुछ इंसानों की हड्डियां और ये सब चक्र बहुत पहले से चल रहा है, कोई ऐसा नहीं, कोई नया है। आज ये ताकतें विदेशी ताकतों से मिलकर जो टूल किट चल रहा है, ये टूल किट आजादी से पहले हेल्थ में भी था, शिक्षा में भी था। जो सुशील पंडित जी ने कहा, एक सुनियोजित तरीके से चल रहा है। हम तथाकथित तौर पे आजाद तो हुए हैं, लेकिन हमें कंट्रोल कोई और कर रहा है। कोई हमको बताता है ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे जीना है, ऐसे जीना है। लेकिन हमारी हजारों साल की परंपरा, आस्था और किस्से के साथ जो हम जीत रहे हैं, उसे अगर बताने वाला कोई आ जाए तो उसके वस्त्रों से चिंता है, उसके वस्त्रों से नफरत है, उसकी बातचीत से नफरत है, उसके चलने से नफरत है। ये किसी रामदेव नाम से नफरत नहीं है, ये रामदेव जी जो प्रतीक है भारत में आयुर्वेद के, उससे नफरत है। उसको कैसे डैमेज किया जाए, तरह तरह के प्रपंच होते रहे हैं। लिहाजा आपका आना और आपके इस तरीके से शब्दों का बोलना, मैं समझता हूं स्वामी रामदेव जी को इससे ताकत मिलेगी और वो अपनी इस ताकत, इस पूरी लड़ाई में अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। मैं अब दावत देता हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो इस देश की सबसे बुलंद आवाज है और उनकी आवाज सत्ता के गलियारों से होकर निकलती है और पड़ोसी मुल्क भी उनकी आवाज से कांपते हैं। मैं चाहता हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब अपनी बात को रखें। जनरल जीडी बख्शी साहब ने अभी एक किताब भी लिखी है, एक दूसरी किताब भी उनके आने वाली है। ये कोई नहीं जानता कि एक मेजर जनरल जो है वो सरस्वती नदी के ऊपर भी किताब लिख सकता है, वो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी किताब लिख सकता है। इसलिए मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत आभार पुष्पेंद्र जी। देखिए, जो आयुर्वेद है वो एक उपवेद है। ये भारत की भूमि की संस्कृति, इसका जो जन्म हुआ है, ये उस कविता संग्रह, उस नॉलेज, उस विजडम, ट्रेडिशनल विजडम से हुआ है, जो हमारी सिविलाइजेशन की रिसीव विजडम है। और जो पूज है भारत के, जो हिंदू समुदाय है, जो इंडिक समुदाय है
और वो इंस्पिरेशन है बौद्धों की, जैनों की, सिखों की। वहां के कितने प्रेरणा स्तोत्र वहां से आते हैं। 4 वेदों का उपवेद में जो उपवेद है, सर्वप्रथम उनमें है आयुर्वेद, आयु की वृद्धि का विज्ञान। हमारी जो स्वास्थ्य प्रथा को सुगठित रखना, उसका जो एक पूरी एक विज्ञान था, जो कि सदियों से चला आ रहा, युगों से चला आ रहा। हमारी ट्रेडिशनल विजडम जो कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन के ऊपर मुनस्सर है और थी, और कितने सारे यही प्लांट्स ले लेकर इनके एक्सट्रैक्ट्स निकालकर इनको जो है मेडिसिनाइज किया जा रहा था। जो एलोपैथी और पैथीज में इनको जो है शामिल किया जा रहा, राइट। और यहाँ एक बड़ी अजीब बात है कि अगर योगा है तो भारत की एक प्रथा है, लेकिन भारत में है तो इसलिए किसी को उसकी दो कौड़ी की परवाह नहीं। वही चीज वाया द वेस्ट रूट होके आती है, हार्वर्ड से, मैसेच्यूसेट्स से, वाही के पुल बन जाते हैं और ये है साहब, ये है साहब। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कितने सारे पेटेंट किए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, शामिल हमारी आयुर्वेदिक आसनों के और हमारी जो पारंपरिक मेडिसिन है, ट्रेडिशनल प्लांट्स है, मेडिसिन है, उनको वहां पे आपके जो है पेटेंट्स किए जा रहे हैं, आप ही को बेचा जा रहा है। सबसे बड़ा योगदान स्वामी रामदेव जी का जो था, वो उन्होंने ये आयुर्वेदा को एक मॉडर्नाइज किया, एक मॉडर्नाइज रूप दिया हठ योग को, आयुर्वेद को, और इसकी पद्धति को उन्होंने कॉर्पोरेटाइज किया। उन्होंने घर घर तक पहुंचाया आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक तेल, आयुर्वेदिक जो लेप, और दे हैव गिवन अ रन फॉर देयर मनी टू एस्टैब्लिश ब्रांड्स from United States, from America, I mean from Europe, from everywhere, हिला के रख दिया है, मार्केट शेयर ले लिया है उनसे इन बैटल ऑफ परसेप्शन। अब जो है एक काउंटर अटैक हम देख रहे हैं कि किसी तरह से ये जो ट्रेडिशनल विजडम को फिर से ऊपर किया जा रहा है, फिर से उबारा जा रहा है, इसको तो जड़ समूल विनाश कर दिया जाए, समूल विनाश कर दिया जाए। सारी पैथियों में अल्टरनेटिव मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड है ग्लोबली। जो एलोपैथिक सिस्टम है वो जो न्यूटन का मैकेनिस्टिक कार्टेशियन पैराडाइम था उसके ऊपर मुनस्सर है। बाकी फिजिक्स तो आज हमारी जाके पहुंच गई है क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन क्या हमने वो फील्ड व्यू लिया है बॉडी का, होलिस्टिक हेल्थ का? और उसके चलते आज साइंस के नाम पे हमको जो है कितना नुकसान किया जा रहा है। अभी बयान किया मेरे बहुत ही प्यारे मित्र सुशील पंडित जी, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह चुके हैं, एंड ही इज स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। और ज्यादा दूर क्या जाना साहब, वी हैव पास थ्रू द सेकंड स्टेज ऑफ द वुहान वायरस, जो इसकी सेकेंड म्यूटेशन थी, जो कहर उसने भारत पे ढाया है, और जो हमारे सिस्टम का भयानक रूप हमने देखा है कि ऐसी महामारी के टाइम काला बाजारी की शुरुआत हो जाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकने शुरू हो जाए, रेमडेसिविर की दवा लाखों में बिकनी शुरू हो जाए। इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट साइंस, इट इज द फॉल्ट ऑफ द पीपल हु ऑपरेट द सिस्टम, एंड दे नीड टू बी टेकन टू टास्क। भी हमारे डॉक्टर्स नर्सेज ने कितनी कुर्बानियां दी, कितने नाम हैं जिनका नाम लेके आज हम आदर से सर झुका लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, कितने बेचारों ने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, बट ब्लैक शीप भी है, एंड दे कांट से कि वी कांट बी कॉल्ड आउट, क्योंकि बाकी इतने सारे अच्छे हैं, ओछे के संग अच्छा भी तंग हो जाए, हमें तो आप कॉल आउट नहीं कर सकते। तो साहब इस प्रथा ने हमारे स्वामी रामदेव जी के ऊपर कोई 1000 करोड़ का
मानहानि का दावा किया। कौन सी संस्था है ये? इज इट अ वेरी एस्टैब्लिश, हार्वर्ड की है, मैसेच्यूसेट्स की है, ग्रेटेस्ट लीडिंग मेडिकल स्कूल की है? क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक पंथिक ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसा अभी बता रहे थे सुशील पंडित जी और दूसरे पहले वक्ता कि ये तो सीएंसेस करते हैं, किसी पर्टिकुलर भगवान का किसी समुदाय के नाम लेके ये क्योर करते हैं, वो ज्यादा साइंटिफिक है। सॉरी, आप अपना विश्वास का एक रूट ऑफ ब्लाइंड फेथ अगर आप दिखा रहे हैं, आप जो है हिप्नोटिक सजेशन का रूट दे रहे हैं, सजेस्टेबिलिटी का रूट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब दूसरों को मैं साइंस सिखाऊंगा, well then you better look with it, better look with it. The traditional medicine बहुत तगड़ी आधारशिला है, एक साइंटिफिक बेसिस है, सुश्रुत ऑपरेशंस कर रहे हैं। He was operating upon people thousands of years ago. चाणक्य, कितने कितने महान आचार्य आए हैं, हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, कितने सारे प्लांट, कृष्णी पर्णी, अरुंधति, ये वो सारे डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, सारे जो है वो किए हुए हैं, जो टाइपोलॉजी है लोगों की, टेम्परामेंट्स की, क्या किसको देना है, इट इज अ वेरी वेल वर्कड आउट मेथड, इट इज अ ट्रेडिशनल विजडम। चाइनीज हैव अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आप जरा उसको हाथ लगा के देखिए, अब हाथ लगा के देखिए चाइनीज सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, टिबेटन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और जहां पे जिनमें की पेशेंट हीलर बॉन्ड है, मैकेनिस्टिक और डेड और इनर्ट नहीं हो गया कि द बॉडी इज अ मशीन, इट इज डिसरिपेयर्ड। सबसे पहले तो उसको गाली दो कि तू बीमार क्यों हुआ है, तू गिरा हुआ, तू हीन है, तू दूसरों के लिए खतरा है। ये तो आपका अगर एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पेशेंट, क्या खाक क्योर होगा? अल्टरनेटिव पैथीज जो है, अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, चाहे एक्यूपंक्चर हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे टिबेटन हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे योगा हो, इट वर्क्स। हजारों केसेस वहां पे है जिन पे कि लोगों को इतना मिरेकल फायदा हुआ। तो आप कह रहे हैं कि साहब आप केवल एकमात्र पैथी चाहते हैं जो कि लीगल होगी और बाकी सबको आप लीगलाइज कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अल्टरनेटिव पैथी को रिकॉग्निशन दी है, होम्योपैथी को, आयुर्वेदा को, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। आप कौन होते हैं? A Christian missionary organization will take it upon itself to trash what the government of India has said. Throw it in the trash can. No homeopathy, no Unani, no Ayurveda. केवल आप ही रहेंगे साहब। I'm sorry, you are not being very scientific. And you have no business trying to wipe out traditional systems of medicine, traditional systems of cure, traditional systems of well-being, which are holistic, which do not reduce the body to a machine, which is deranged, which treat the whole system, which adopt a systemic approach. Even biology has to get into the quantum level and get into the system's view of medicine. The whole world, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर दीपक चोपड़ा को पढ़िए, लीडिंग वेस्टर्न साइंटिस्ट को पढ़िए, उनकी बात हम इज्जत से सुन सकते हैं। लेकिन एक फैनेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी विशेष धर्म समुदाय जो कि अपना जो है धर्म प्रोपगेट करना चाहते हैं मेडिसिन के नाम पे, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, नाचो कूदो और आप क्योर हो जाओगे। आई एम सॉरी, यू आर नॉट द पैरागॉन ऑफ साइंस, you are not the paragon of rationality, and just because you can threaten, it will be taken care of. मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं और वक्ताओं को सुनना चाहूंगा। स्वामी रामदेव जी खुद आज यहाँ हमारे बीच हैं, हमारा सौभाग्य है। प्रणाम गुरुदेव। और मैं जरूर अब और अपने मित्रों को सुनना चाहूंगा। थैंक यू। जय भारत।
जय हिंद। थैंक यू मेजर जनरल जीरी बख्शी साहब, आपको हमारी टीम के लीडर हैं और आपके बिना तो बहुत सारी चीजें हो ही नहीं सकती। लेकिन ये बात सही है कि ये टूल किट नाम का जो शब्द आया, इस टूल किट नाम के शब्द से मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम देश के एक एक आदमी को ये पता चल गया कि ये टूल किट कब से चल रहा था। ये टूल किट नया नहीं था। अब उस टूल किट ने हमला धीरे धीरे 2014 से सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है इस देश में। बार बार ये कहता हूं, 2014 से भारत के राष्ट्रवादियों को अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता, सरोकार और आस्थाओं की तरफ उन्हें सम्मान पैदा होने लगा है। तो ये वो ताकतें थी जो आजादी से पहले भी थी, आजादी के बाद भी थी। उनको अब इस बात की तकलीफ हो रही है कि ये भारत कहीं अपनी खोई हुई पहचान को, अपने सरोकारों को, अपने आयुर्वेद को, अपने योगा को, अपने गुरुकुल को इस तरफ अगर बढ़ने लगा तो जो हमने भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर की थी और यहां से जाने के बाद कुछ काले अंग्रेजों को हम सत्ता दे गए थे, वो धीरे धीरे अब अगर कमजोर पड़ेगा तो ये बहुत ताकत से हमला करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। जब कोई दिया बुझता है तो आखिर में उसकी लौ तेज होती है और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे दिए बुझ रहे हैं, ये भी बुझेगा। अच्छा है कि उन्होंने अपना असल चेहरा दिखा दिया और वो बात सामने आ गई जो देश को पता नहीं थी कि किस तरीके से इस देश में ये मेडिकल के नाम पर जो लूट थी, जिसके बारे में जीडी बख्शी साहब ने भी कहा, सुशील पंडित ने भी कहा। लेकिन एक और बात इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस कोविड जैसी महामारी में जो किसी देश ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत फैलाई है और उन देशों में खास तौर से जो देश अपना करवट ले रहे हैं, सांस्कृतिक ले रहे हैं, सामाजिक ले रहे हैं, राजनीतिक ले रहे हैं, आध्यात्मिक करवट ले रहे हैं, उन मुल्कों में ज्यादा किया गया है। इस दरमियान भी मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं भी भारत भर के लोगों से जुड़ा हुआ हूं। आज भी जनरल बख्शी साहब, सुशील जी, पवन जी, नीरज जी, आरएसएन सिंह साहब, आज भी इस अमानवीय इस हालात में इनह्यूमन इतनी अमानवीय घटनाएं हो रही हैं कि ये चर्च वाले लोग जो आपके पीछे पड़े हैं अभी भी कन्वर्ट कर रहे हैं। इन हालात में भी उन गरीब लोगों के, आदिवासियों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इस कोविड के दौर में उन्हें कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें मालूम है कि इस कन्वर्जन को जिनने रोका, कैसे इस देश की महिला एक राजनीतिक ने हमारे शंकराचार्य को रात के 2 बजे गिरफ्तार किया, कैसे लोगों को फंसाया, कैसे समझौता एक्सप्रेस में स्वामी असीमानंद को फंसाया, क्योंकि ये तमाम सारे लोग उन लोगों के लिए एक समय थे। हमें याद होगा कि उड़ीसा के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया का परिवार था। ऑस्ट्रेलिया कैसे लोग हैं, कहां से लोग हैं, वो वहां से चल के भारत के अंदर सेवा करने आए थे और किस तरीके से वो कन्वर्ट कर रहे थे और किस तरीके से एक भारत के युवा ने, वहां भीड़ ने उनको किस तरीके से घेरा, वो मर गए उसमें, उस भीड़ के दौर में। और उसमें बाकायदा इस देश की सरकार ने उस मरने वाले ऑस्ट्रेलियन की पत्नी को आपने पद्म श्री भी दे दिया। तो आपकी व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं, आपकी सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए सत्ता बदली है और देश बदल रहा है, तो ये ताकतें अपना रूप दिखा रही हैं। मैं दावत देना चाहता हूं हमारे प्रोफेसर साहब को, प्रोफेसर डॉक्टर पवन सिन्हा गुरु जी, जो आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं और विवेकानंद के बहुत जबरदस्त अनुयायी हैं। और मैं जब पहली बार पवन जी से मिला तो मैं समझता था कि ये कुछ ताबीज वाबीज बांटते होंगे, कुछ मंत्र पढ़ते होंगे। और जब मैं बख्शी साहब, सुशील जी, नीरज जी आपने नहीं देखा, जब मैं इनके आश्रम गया तो वहां बच्चों को जिस गुरुकुल अंदाज में पढ़ाया जाता है वो काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी मैंने लाइब्रेरी किसी के पास नहीं देखी। क्या जबरदस्त कलेक्शन है, किस तरीके की मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं। आपके पास कभी स्विट्जरलैंड से कहीं से बच्चे आते हैं और ये भारत की जो खोई हुई पहचान है उसको पढ़ा रहे हैं। पवन गुरु जी जो प्रोफेसर भी हैं पॉलिटिकल साइंस के और आध्यात्मिक गुरु भी हैं, विवेकानंद के अनुयायी हैं। मैं चाहता हूं कि अपना संबोधन रखें और फिर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को भी आप उसमें ग्रुप में ले लें, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्क्रीन पे ले लें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को भी। जी पवन जी शुरू करें। पवन जी प्रणाम। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ श्रद्धेय, बहुत आत्मीय बाबा जी को। और
आप स्वस्थ रहे और आप सदा ही अग्रज रहे, अग्रणी रहे हैं और सदा ऐसे ही रहेंगे। मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ श्री RSN सिंह साहब को, नीरज अत्री जी को और हमारे अग्रज बड़े भाई श्री सुशील पंडित जी को और हम सब के प्रणेता मेजर जनरल GD बख्शी साहब को। और कोई भी अभिनंदन अधूरा है यदि पुष्पेन जी को मैं हृदय से प्रणाम ना करूं तो पुष्पेन जी भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, मैंने इस पूरे मुद्दे को जो समझा है ये अर्थ के माध्यम से समझा है, बाजार के माध्यम से समझा है। बौद्धिक साम्राज्यवाद बहुत तेजी से भारत में फैला है और इससे लड़ना जो वास्तविक जो फिजिकल इंपीरियलिज्म था उससे ज्यादा कठिन है इससे लड़ना। और हर जगह ये फैल रहा है, कहीं पर कन्वर्जन के रूप में फैल रहा है, कहीं पर भारत की पद्धतियों को ये समाप्त करने के लिए फैल रहा है। यही मैकॉले ने किया था। उसके बाद लॉर्ड डफरिन ने यही किया था, जिसे मैं डफर भी कहता हूं कभी कभी, और उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसे जोड़ दिया और धीरे 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 अंदर खाने हमारे सिस्टम पर अटैक करना शुरू किया। देखिए, भारत का जो एक सिस्टम है, एक बड़ा विशिष्ट सिस्टम है और वह है सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। चला गया है, हमने अक्सर सुना है, सुनाई दे रहा है अपने स्वामी रामदेव जी से, उनके भाषणों में हमेशा रहता है, पेड़ से गिलोय तोड़ लो, खा लो, ठीक हो जाओगे। ये सिस्टम उन लोगों को जो बाजारवाद फैला रहे हैं या बाजार में उपनिवेश बनाना चाहते हैं, भारत का बाजारी उपनिवेश, मार्केट इकोनॉमी को कैप्चर करना चाहते हैं, उनको ये कैसे समझ में आएगी, कैसे वो इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दुनिया में सबसे बड़ा है इस वक्त मेडिकल माफिया या ड्रग माफिया, पूरी दुनिया से परेशान है। तो भारत का जो सिस्टम था, और केवल आयुर्वेद सिस्टम नहीं, सारे सिस्टम, वो एक गांव थे, विलेज फेडरेशन से हम लोग निकले हुए लोग हैं और हमें जबरदस्ती ये ग्लोबलाइजेशन का जमायत पहना दिया गया। ग्लोबलाइज होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपने सिस्टम को साथ लेके ग्लोबलाइज होना था, लेकिन हमने अपने या मजबूर कर दिया गया, हम अपने सिस्टम को छोड़कर ग्लोबलाइज हुए। और जब जब किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका यही हश्र हुआ। उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो गए, कोर्ट में उसके खिलाफ लोग गए, कोर्ट में योग को चैलेंज किया, कोर्ट में ज्योतिष को चैलेंज किया, कोर्ट में आयुर्वेद को चैलेंज किया। बहुत मुश्किल हो रही है अभी भी बहुत सारे लोगों को, जब सरकार ने कहा कि आयुर्वेद आचार्य भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जबकि सरकार ने बहुत सोच समझ कर इस बात को कहा है। इसलिए इस बात को कहा है कि हमारे यहाँ इमीडिएट जरूरत है 6 लाख डॉक्टर्स की। पेशेंट अनअटेंडेड रह रहे हैं और इसका नतीजा हम देख रहे हैं, कई राज्यों में पहले से देख रहे हैं। 2018 की डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है मेरे पास, हम वहां से इसको देख रहे हैं। और 19, 20, 21 में क्या हुआ ये हम सब ने इसको देखा। हमारे पास डॉक्टर्स की बेहद कमी है, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ मैनेजर्स की बेहद ज्यादा कमी है। जितने WHO के प्रोविजन पे 1000 पॉपुलेशन पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, हमारे यहाँ 1456 लोगों पर 1 डॉक्टर। हम सीधे आंकड़ों की बात कर रहे हैं, इतना गैप नहीं होना चाहिए। यद्यपि 2018 के बाद तेजी से भर्तियां हुई, लेकिन ये जो तेजी से भर्तियां हो रही हैं, यह जो तेजी से मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है सरकार, इसमें भी कुछ लोगों को अपना इंटरेस्ट स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास 10 लाख डॉक्टर्स हैं और जैसे अभी जनरल बख्शी ने कहा, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे जमीर वाले लोग हैं, कुछ नहीं भी हैं। इन 10 लाख डॉक्टर्स पर इंटरनेशनल ड्रग माफिया की निगाह है और इसीलिए आप देखते हैं 1 रुपए की मेडिसिन 70 रुपए तक पहुंची है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है, मैं फिर उसे कोट करना चाहूंगा। 70% जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं भारत के अंदर वो आउट ऑफ द पॉकेट हैं, वो
जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है। अब आप समझ लीजिए कि इस बाजारवाद का, इस बाजारी उपनिवेशवाद का कितना बड़ा रोल है। ऐसे बहुत सारे लोगों को निपटाया जाना इन लोगों की लिस्ट में शामिल होगा। क्या क्या आप लोगों ने, सभी लोगों ने ये परेशानियां नहीं सही अपने अपने जीवन में? आखिर क्यों? रीजन वही है कि कहीं ना कहीं कल्चरल कॉलोनी बनाना चाहते हैं ये लोग, तो कहीं पर ये रिलीजन को तहस नहस करके रिलीजियस कॉलोनी बनाना चाहते हैं। और हमारे जो सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम्स है, ठीक पुराने सिस्टम याद कीजिए, अगर आप 1873 के बाद के सिस्टम्स को देखें तो कैसे कैश क्रॉप्स को लाया गया और हमारी क्रॉप्स को खत्म किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म किया। और गांधी जी इस पर बोले हैं 1937 में, बहुत ज्यादा बोले हैं। और 1937 में जो वर्धा प्लान उन्होंने बनाया उसमें खास तौर से एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने ये इंक्लूड कराया था। बेसिक सिस्टम्स भी हमारे इरोड कर दिए थे अंग्रेजों ने। हमारे को अपने सिस्टम्स से लाभ लेने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, जबकि ये सिस्टम बेच रहे हैं, जिसको टैक्स उसे देना है, पैसा उसे देना है, पैसा हमने दिया उसका, वही ये है। अब देखिए यहां पर भी चीन आता है, और चीन क्या कहता है? चीन 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है आयुर्वेद का पूरी दुनिया को। और चीन का एकमात्र कॉम्पिटिटर है वो है भारत। भारत का एक्सपोर्ट अभी तो 3-4 हजार करोड़ के आसपास ही है। 5,000 का टारगेट इस सरकार ने रखा है। बहुत बड़े टारगेट्स लेकर चलना पड़ेगा। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट है, ये मार्केट कोई ना छीन ले, इस पर भी चीन की नजर है। और बाकी लोगों की नजर इस पर है कि 10 लाख जो लगभग अभी डॉक्टर्स हैं, 6 जिनको ये सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है जिससे कमी ना रहे, 16 लाख डॉक्टर्स अगर उनकी पॉकेट में जाए, जो होगा नहीं, बड़े राष्ट्रभक्त लोग हैं, बड़े राष्ट्रभक्त डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी निगाह है अगर इतना बड़ा मार्केट इनको मिल जाए तो ये ऐसी ऐसी चीजें देंगे जो बाद में खारिज हो जाएंगी। देखिए अगर रेमडेसिविर से किसी की डेथ हुई होगी तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रश्न 25 उठाए गए बाबा जी के द्वारा, उन प्रश्नों का उत्तर जानना ये मेरा आप सबका अधिकार है। ये सामान्य प्रश्न नहीं है, केवल इसीलिए ये जो आदरणीय पुष्पेंद्र जी ने कहा है बाबा जी की लड़ाई, ये प्रश्नों के उत्तर जानना हम सबका अधिकार है। हम सबको वो जानना चाहिए कि गाइडलाइंस कहाँ होती हैं, और ये गाइडलाइंस अगर नहीं दी जा रही है, एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है और लगातार स्टेरॉइड्स वगैरह की बातें की जा रही है, लगाई जा रही है। मैं उतनी चिकित्सा तो नहीं जान रहा हूं, मैं तो पीएचडी डॉक्टर हूं, लेकिन स्टेरॉइड की हमेशा एक लिमिट होती है। शुरू करने का एक स्टैंडर्ड होता है, खत्म करने का एक स्टैंडर्ड होता है। हम उन स्टैंडर्ड्स के परे जाकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो रोल किसका आएगा? मेडिकल काउंसिल का आएगा, मेडिकल एसोसिएशन का भी मॉरली आना चाहिए, आईसीएमआर का भी आना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री का भी आना चाहिए, क्योंकि लोगों की जाने जाती है। इसीलिए मैं अपनी बात को पूर्ण करते करते ये बात कहना चाहूंगा कि 6 लाख डॉक्टर्स आने हैं, तो 6 लाख डॉक्टर्स के लिए कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस खुलने हैं। 20 लाख नर्सेज हमें चाहिए, उसके लिए कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस खुलने हैं। तो ये जो संभावनाएं भारत में दिख रही हैं विदेशियों को, इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, कोलोनाइज करने के लिए ये एक खास तरीके का इंपीरियलिज्म फैला रहे हैं। एक कल्चरल इंपीरियलिज्म जिसमें ये नैरेटिव चेंज कर रहे हैं और खास तौर से हमारे यूथ को नैरेटिव नया दे रहे हैं, और कुछ लोगों के माध्यम से दे रहे हैं जो निहित बकवास है, जिसके आधार में कोई साइंस नहीं है, जिसके आधार में कोई लॉजिक, कोई हिस्ट्री नहीं है। दूसरी तरफ ये हमारे जो सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, वो उसको खत्म कर देना चाहते हैं। नीम पीपल वगैरह तक पर, अरे योग मैट तक पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जा रही थी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम सब लोग इसमें
इसके शिकार हो रहे हैं, और इसीलिए पूरे भारत का ये दायित्व बनता है कि वह इन षड्यंत्रों के खिलाफ लामबंद हो और जम के लड़ाई करे। हम सब साथ हैं, और मैं तो हमेशा ही कहता ही हूँ आदरणीय पुष्पेंद्र जी से और कर्नल RSN सिंह साहब से, जब जरूरत हो गिव मी अ कॉल एंड आई एम देयर। तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो पुनः एक लड़ाई शुरू हुई, जो एक समय में स्वामी जी ने शुरू करी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू करी थी, वो लड़ाई पुनः शुरू हुई है, और इस बार भी हम लोग विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। इस बीच में हमारे साथ स्वामी बाबा रामदेव के सहयोगी, एक नाम जो उनके साथ लगातार आता था, आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़े थे। शायद अभी उनका लिंक हमसे टूट गया है, शायद वो आएंगे तो हम उनकी बात भी सुनेंगे। सफेद प्लग भी है, वो लगा होगा। मैं अब उस शख्स को बुलाने जा रहा हूं। कर्नल RSN सिंह साहब ने मुझे यह तो कहा था कि पुष्पेंद्र, स्वामी बाबा रामदेव जी से बात करिए और वो अपनी बात आके 5 मिनट रखें। अब ये बात अलग है कि वहां से बात चली तो फिर मेरे दिमाग में कई और सारी चीजें, और जो मेरे पत्रकारिता का बैकग्राउंड है, फिर वहां से वो सब दिमाग चला मेरा, और फिर मुझे लगा कि ये 5 मिनट क्यों, ये देश में जो बड़े चेहरे हैं जिसपे देश का यकीन है, इन सबको बुला करके एक सामूहिक तौर पे बाबा रामदेव के लिए सार्वजनिक तौर से समर्थन किया जाए। और एक जिस तरीके के एक्ट, महामारी एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट और IPC की 12 से ज्यादा धाराएं और थाने में FIR, ये गेरुए वस्त्रधारी एक पुरुष नहीं है, ये चलता फिरता सनातनी संत है। चंद धाराओं से और कुछ एक्ट से ये डर नहीं सकता। ये भारत की ताकत है और शक्ति है। अगर बाबा रामदेव को कोई समझता है कि कुछ धाराएं, कुछ FIR, कुछ एक्ट लगाने से ये डरेंगे, तो इनको पता नहीं है कि सनातन की शक्ति कितनी मजबूत होती है। ये मैंने शुरू में कहा और अब फिर कह रहा हूं कि आप ये मान के चलें कि यहां जो 5-7 लोग आए हैं, ये करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। जब हमने अनाउंस किया तो लोगों ने कहा कि ये हम सोच ही नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, हम सत्ताओं से बहुत दूर रहते हैं, संगठनों से बहुत दूर रहते हैं, हम जमीन के पास काम करते हैं। जब जरूरत होगी खड़े होंगे तो करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैं दावत देता हूं मेरे गुरु कर्नल RSN सिंह साहब को, वो अपनी बात रखें। अभी हाल के दिनों में एक महीने पहले कर्नल RSN सिंह साहब के परिवार में उनकी बड़ी बहन इस कोरोना के कारण नहीं गई, चली गई, और वो वहां उस 1 महीने से थे, और वो भी जिस तरीके से इलाज हुआ है उससे बहुत दुखी थे। मैं दावत देता हूं कर्नल RSN सिंह साहब को, वो अपनी बात रखें, और उसके बाद फिर हम स्वामी बाबा रामदेव जी से कहेंगे कि वो बात अपनी रखें। उससे पहले कर्नल RSN सिंह साहब। आप सबको मेरा नमस्कार। जी, आपने सही कहा कि मैंने 1 महीने पहले मैंने अपनी बड़ी बहन को खोया। आज सुबह 3 बजे मेरा एक बहुत प्यारा अपना भाई, मौसेरा भाई, जो महज 56 साल का था, आज 3:30 बजे सुबह उसको खोया। रॉ में जो मेरे बॉस थे JK सिन्हा साहब, उनको खोया। मेरे बिटिया के जो संगीत के गुरु थे पंडित सजय मलिक, जो ध्रुपद सिखाते थे, उनको खोया। और ये कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं, ईश्वर शायद मुझे ही क्यों इस तरह से टारगेट कर रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ये जिंदगी है तो जीना है, और जीना है तो लड़ना है। तो जितने हमारे सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि
कल की बात है शायद, मैं एक डिबेट देख रहा था टेलीविजन पे जिसपे बाबा रामदेव थे, एक उसमें 2 एलोपैथिक डॉक्टर्स थे। अब वो फ्रेम जिस तरह से अभी बना हुआ है, फ्रेम उसी तरीके से बना हुआ था और वो उनका बोलने का अंदाज आपको मालूम है। मुझे देखिए, मुझे कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना एलोपैथ से है, ना होम्योपैथ से है, ना आयुर्वेद से है। लेकिन मैंने देखा है कि ये एलोपैथ वाले ही क्यों गाली देते हैं, बाकी तो कोई गाली नहीं देता। और एक हमारे यहाँ अंग्रेजी में शब्द है एम्बॉडीमेंट। तो वो फ्रेम में मैंने देखा कि बाबा रामदेव जो भी बताते हैं योगा के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, जो भी उनकी सोच है, जो उनकी मान्यता है, जो उनका विश्वास है, वो उनके पूरी काया में दिखता है। लेकिन जो व्यक्ति इनको गाली दे रहा था, वो आईएमए का कोई था, वो तो बिल्कुल ही अस्वस्थ आदमी दिख रहा था, बिल्कुल ही अस्वस्थ दिख रहा था। वो तो पूरी दुनिया ने देखा होगा। और दूसरा एक जो बैठा हुआ था, वो अपने विलेन स्टाइल में हा 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 हंस रहा था। अरे तुम किस पे हंस रहे हो यार? पूर्वजों पे। तुम्हारा कोई गोत्र होगा, वो गोत्र क्या होता है? वो डीएनए होता है। अब अपने बाप से जाके पूछो कि ये किसने तय किया गोत्र, और ये सिलसिला कब से चला रहा है, और डीएनए क्या है? तो किस पे हंस रहे थे तुम? अपने पूर्वज पे, अपने बाप के बाप, उनके बाप, उनको अपने पूर्वजों पे आप हंस रहे थे। तो देखिए साहब, एक चीज मैं बता दूं कि जो भी मैंने इस दौरान में देखा, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी अस्पताल गया इस कोरोना के दौरान, वो वापस नहीं आया। जिसके भी चेहरे पे, जिसके भी मुंह पे अस्पताल का मास्क लगा, वो वापस नहीं आया। वेंटिलेटर पे आप कहते हैं, मैंने किसी को नहीं देखा है आते हुए वेंटिलेटर पे। आपने कितना हंगामा किया हुआ था, वेंटिलेटर 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 नहीं है। अगर चलो मान लेते हैं, आप कहते हो कि 1% लोग ठीक होके आ रहे हैं, तो 1% के लिए आपने इतना बड़ा माफियागिरी उठा रखा है। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक बात बताइए कि क्या ऑक्सीजन की पूरी पेटेंट जो है वो ये डॉक्टर के पास है? जो प्रकृति से निकला हुआ ऑक्सीजन है, क्या उसका भी पेटेंट इन्होंने कर रखा है? इज ऑक्सीजन एन एलोपैथिक ड्रग? अब आप ये, मैं हैरान हो गया हूं अपने वैज्ञानिक। अरे सुनो सर, थोड़ा हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। इस दुनिया में एलोपैथी में 1100 बेसिक ड्रग फॉर्मुलेशंस है, बेसिक बुनियादी। उसमें केवल 40 ड्रग, याद रखिएगा 40 या 42 ड्रग, जिसका इंपेरिकल प्रूफ है, यानी कि उसका कॉज और इफेक्ट पे है, बाकी सारे ट्रायल बेसिस पे है। तो आप कौन सा विज्ञान का हवाला दे रहे हो साहब? विज्ञान या टेक्नोलॉजी वो होता है कि मैंने दिल्ली से जब जहाज पकड़ा, तो वह जहाज मुझे पटना उतार दी विथ 99.9% एफिकेसी एंड सिक्योरिटी टू माय लाइफ। उसको विज्ञान बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो? आपने ये बदतमीज लोग, और आप जो एफआईआर करने वाले, आपने क्या कहा पूरे हिंदुस्तान को? प्लाज्मा थेरेपी। मेरे पास कितने फोन है, प्लाज्मा अरेंज करवाओ, प्लाज्मा अरेंज कराओ। फिर आपने उसको डिबंक कर दिया। उसके बाद फिर आपने क्या कहा? रेमडेसिविर। फिर आपको उसको डिबंक कर दिया। उसके बाद मुझे मालूम था ये नालायक लोग, जो 2DG जब निकला, तो हमारे कुछ मित्र हैं, अभी भी सीनियर पोजीशंस में है, ओहदे पे है फौज में, उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये ड्रग है साहब। मैं बोला 2 दिन के बाद देखना, एक कोई ये फ्रॉड आएगा और इसको पूरा डिबंक करके चला जाएगा साहब। इसके ट्रायल नहीं हुआ, और वही हुआ 2-3 दिन के बाद। और वो फ्रॉड
एक दूसरा फ्रॉड कल आ गया कि एक कोई कॉकटेल, कोई ड्रग का कॉकटेल का उसने वो किया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप अब आगे हेलो। हाँ, एक हाँ, मैं कह रहा हूं एक दूसरा फ्रॉड कल आया, बोला कि एक नया ड्रग आया है, कॉकटेल है, ट्रंप साहब ने वही ड्रग लिया था और अभी तो उसका ये है, उसका दाम 1 लाख रुपए है। तो आप देखेंगे कि ये सारा कुछ ये पेटेंट की लड़ाई, ये पेटेंट का है। जो चीज पेटेंट नहीं हो सकती उसको ये डिबंक कर देते हैं, और जो पेटेंट, ड्रग पेटेंट हो गया, उसमें पैसा है। अब सूरज की रोशनी में तो पैसा नहीं है ना, लेकिन वो विटामिन डी जो बनाते हैं उसमें तो पैसा है ना सर, उसमें तो पैसा है ना। तो ये दीज आर क्रिमिनल्स। अगर किसी ने इनको क्रिमिनल बोला ऐसे लोगों को, तो क्या गलत बोला? क्या हुआ, रुक गया? अभी सिंह साहब अभी नहीं आ रही आपकी आवाज, जरा चेक कर लें। सिंह साहब की आवाज चली गई है शायद, मतलब नेट की दिक्कत हो गई है। हाँ हाँ, आ गई सिंह साहब की आवाज कहीं नहीं, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, पूरा सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैं कहा कि जिसकी जान ये गई है, ये आपके रेमडेसिविर से, प्लाज्मा थेरेपी से, वेंटिलेटर से जाने जा रही है, आपके ऑक्सीजन थेरेपी से, उनको कौन पैसा देगा? और किस बात के? आप जब विज्ञान की बात करते हैं तो मान लीजिए कि मैंने यहां से जहाज पकड़ा और मैं पहुंचा अपने डेस्टिनेशन पे, मैंने टिकट कटाया, ठीक है ना, और अगर वो नहीं पहुंचा सकता है तो वो मुझे कुछ कंपनसेट करता है कि नहीं? पैसे उन जानों का कौन कौन कंपनसेशन देगा, आप बताइए। तो कृपया मुझे ये नहीं कहना कि आप लोगों को पता नहीं कैसे उनको कंपनसेट करेंगे, लेकिन कम से कम ये विज्ञान का हवाला नहीं दे, ये विज्ञान का हवाला नहीं दे। और ये इनको मैं थोड़ा बता देता हूं, ये डॉक्टरों को शायद मालूम नहीं है। साहब एक बात बताओ, 6th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी यूरोप में डार्क पीरियड था, और उसके बाद 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी वहां पे शैडो ऑफ डार्क पीरियड था। तो ये बताओ कि ये एलोपैथी डेवलप कैसे किया? ये कुछ इसका भी पता कर लो कुछ। और 1792 की जेंटलमैन मैगजीन है, ये जो जितने हमारे ये डॉक्टर जो कल बकवास कर रहे थे ना, आप 1792 में लंदन से जो पहली मैगजीन जो निकली थी जेंटलमैन, उसमें आप इंडियोरेनोप्लास्टी नाम का आर्टिकल जाके पढ़ लो, वो लंदन लाइब्रेरी में है, कि किस तरीके से नाक का प्लास्टिक सर्जरी होता था, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, इनका फ्रॉड देख लीजिए। 30 देशों ने कहा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो बिल्कुल एफिकेशियस ड्रग है। बख्शी साहब और हम फौज में रहे हैं, हमको पहला चीज होता था कि हमको हाइड्रोक्लोरोक्विन पे डाला जाता था। ट्रंप साहब ने भी कहा, लेकिन उसको आपने फिर उसके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसको ये कहा कि वो बहुत सस्ता ड्रग था। वो फिर ये जो माफिया, जो टेलीविजन पे जो माफिया आता है ना, ये रोज का, ये आपको जो रोज के का बताता है, आज ये ड्रग निकल गया, आज ये निकल गया, ये इनका क्या होता फिर? और दूसरी चीज साहब, एक बात बताइए, आपको मैं बता देता हूं कि अंग्रेज के आने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था जो थी वो गांजा के बेस था, और गांजा को इन्होंने बड़ा डेरोगेटिव टर्म दे दिया। वो गांजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने आपके बेसिक ड्रग फॉर्मुलेशंस थे, वो गांजा को प्लांट्स का राजा बोला गया है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पोर्श गाड़ी की बॉडी जो है वो पूरी गांजा प्लांट से बनी हुई है, ठीक है ना। वो बिल्कुल आपके लंग डिजीजेस के लिए जो गांजा के एक्सट्रैक्ट से जो बनता था दवाई, वो सबसे ये था। जब अंग्रेज आए तो उनका जो सिस्टम था वो इथाइल अल्कोहल बेस्ड था,
उन्होंने फिर थोड़ा पढ़ने जाके, ये डॉक्टर साहब लोग थोड़ा पढ़ लीजिए जाके जो RSN सिंह बोल रहा है, 1860 के आसपास में इन्होंने एक हेम्प कमीशन बनाया, गांजा को उसको क्रिमिनलाइज किया इन्होंने, और पूरी चिकित्सा पद्धति आपकी बर्बाद कर ली। ये जो डॉक्टर लोग सुन रहे हैं, थोड़ा आर्मिटेज जिसको फादर ऑफ इंडियन गायनेकोलॉजी कहा जाता है, उसकी आप पढ़ लें। उसने एक बार बोला था कि ये जितने जो आप हमारे सर्जरी के ऊपर में जो आप मार्वल करते हो, चकित होते हो, इस पर चकित होने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपसे ही सीखा है। मेरे गांव के बगल में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, पुरानी 200-300 साल पुरानी है। आपको मैं 18वीं शताब्दी की एक पुस्तक दिखा दूंगा गायनेकोलॉजी की, जिसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उसमें वो चित्र बनाया हुआ है। तो अगर आप कोई चीज जानते नहीं हैं तो आप कृपया ये माफियागिरी की बात ना करें। और दूसरी बात साहब, ये किसने कह दिया है, किसने कह दिया है कि डॉक्टरों को ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किसने दे दिया है कि तुमने महीने का 10 लाख रुपया बनाना है? ये किसने दे दिया है? यही बीमारी है। देखिए, ये पेटेंट की बात आप कर रहे हैं ना, जगदीश चंद्र बोस ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो वो पेटेंट कर सकते थे। उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं पेटेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों में कोई भी चीज जो मानव कल्याण के लिए हो, उस पर सबका अधिकार होता है। तो इस तरीके से, और अभी 1 मिनट में समय लूंगा। आप बता रहे हैं ये, चलिए मैं पूरे ये बताइए कि हमारे यहाँ तो बड़ी चिकित्सा एलोपैथी ये है, हम लोग बड़े नेग्लिजेंट लोग हैं, हम मास्क नहीं पहनते। साहब, अमेरिका में 50% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, वहां क्यों लोग मर रहे हैं? मैं तो रोज सुबह पहला काम यही करता हूं। 800 लोग रोज मर रहे हैं वहां पे, 7 से 800। अगर आप उसको 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो भारत से कहीं ज्यादा आपको होगा। फ्रांस, जर्मनी, रशिया का आज का फिगर्स मैं बता रहा हूं, इट इज अबाउट 450 आज सुबह का फिगर्स। और वहां से आप स्पुतनिक मंगाने की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं स्पुतनिक अपने पॉपुलेशन? यूक्रेन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, क्यों हो रहा है? और ये बताइए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों कम हो रहा है? बांग्लादेश में तो बिल्कुल ही कम हो रहा है, बांग्लादेश के तो चारों तरफ इंडिया है। कभी इस बात पर गौर कीजिए आप, क्यों हो रहा है? क्या वहां पर आपके अनुसार बेड्स और ऑक्सीजन और ये डॉक्टर और नर्सेज बहुत ज्यादा है? नहीं। इसका कारण क्या है कि क्योंकि वहां पर ये फ्रॉड वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम है, लोगों ने अपने आप को प्रकृति पे छोड़ दिया है, इसलिए वहां पर जो भी है प्रकृति अपनी जो उनकी जो पारंपरिक ये है, और आज भी यही हो रहा है हिंदुस्तान में। ये सारी मौतों के बाद अब लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे अस्पतालों में भी बेड खाली है। तो ये सारा का सारा आज आप बाबा रामदेव को गाली दे दो। आप एक बात मैं बताता हूं साहब, ये बाबा रामदेव का इफेक्ट है कि आज आप कोलगेट का नया एक जो वर्जन देखोगे ना, जो हिंदुस्तान लीवर से ये जो भी अमेरिकन कंपनी से, उसमें नीम के पत्ते का वो उस पे चित्र है। ये बाबा रामदेव का इफेक्ट है, ठीक है? तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको कहा। और दूसरा ये बायोलॉजिकल, ये डॉक्टरों के बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में क्या मालूम है? किस तरीके से अमेरिका में वहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीजेस में किस तरह से वहां पर ये इन्होंने बीमारी बनाई और उसी का उसका वैक्सीन भी बनाया और पेटेंट भी किया। और किस तरह से चाइना को गेन ऑफ फंक्शन, ये जीडी बख्शी साहब ने आपको बताया। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर का ये वो भी देख ले आप, उसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं। मुझे तो लगता है ये कुछ लोग जो रोज टेलीविजन पे आके नए नए ड्रग्स बेचना शुरू करते हैं, वो इस
ड्रग माफिया का हिस्सा है ये लोग। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के एजेंट्स हैं। जिस तरीके से जैसे ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर जोर पकड़ा तो अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का भी मोमेंटम बढ़ा। आज आप देख लीजिए इंडिया में जब हो रहा है तो ये किसान आंदोलन भी उसी एकदम देयर इज अ पैरेलल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहां ये अमेरिका में 3 माफिया है, आर्म्स माफिया, ऑयल माफिया और फार्मा माफिया। ज्यादातर जो वहां के राष्ट्रपति हुए हैं ऑयल माफिया से हुए हैं। एक ओबामा ही केवल एक था जो कि फार्मा माफिया का था। ट्रंप किसी माफिया का नहीं था। शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि ट्रंप एज प्रेसिडेंट वो तनख्वाह नहीं लेता था, इसीलिए उसको हटाने के लिए हो सकता है जैविक हथियार किया हो। जब पूरा हिंदुस्तान मर रहा है, दर्द से करा रहा हो, ये रेबन पहन के और रंग बिरंगे पगड़ी वाले ये सरदार और ये जो कुछ ये हमारे ये टिकैत जैसे लोग ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? तुम एजेंट हो। तुम जैविक चीन द्वारा संचालित जैविक युद्ध के तुम एजेंट हो। मेरी बात अगर किसी को खराब लगी हो तो मैं उसके लिए माफी नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बात मैं यहीं पे खत्म करता हूं और आगे हम बाबा जी को सुनेंगे। थैंक यू कर्नल आर सिंह साहब। सिंह साहब की खास बात है कि अपनी बातों में किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलते, शब्दों का चयन भी उनका सीधा होता है। जैसे फौज में होता है ऑर्डर तो फिर ऑर्डर होता है और शूट तो शूट होता है, फिर उसमें कोई बीच में का रास्ता नहीं होता। और सिंह साहब की ये शैली जो है देश में लोगों को पसंद आती है और यही वजह है कि उनको करोड़ों लोग सुनते हैं। और सिंह साहब आपने कई सारे मुद्दे उठाए। मैं फिर कहूंगा कि किसी राष्ट्र और किसी देश के विकास की तरक्की की पहचान 5 स्टार होटल नहीं, वो 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं होते। अगर किसी देश में 5 स्टार टाइप के हॉस्पिटल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है। इसलिए आज हम अब दावत देता हूं उस शख्स को जिसके लिए ये आज की पूरी महफिल सजाई गई है, स्वामी बाबा रामदेव जी। आप अपनी बात बिल्कुल ऐसे कहिए कि आप रामलीला मैदान में खड़े हैं और पूरा देश आपको सुन रहा है और आपके मन में किसी प्रकार, वैसे भी बहुत निडर आदमी है, आपने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, सरकार का दमन देखा है, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये जो वस्त्र है ये कोई साधारण वस्त्र आपने नहीं ग्रहण किया हुआ है। ये वस्त्र एक पहचान है, एक शक्ति की पहचान है, एक सभ्यता की पहचान है और आपने इसको सही तरह जिया है। लिहाजा मैं बाबा रामदेव को चाहता हूं वो आए और अपनी बात को पूरी बुलंदी के साथ रखें और ये माने कि जो भी उनको सुन रहा है और जो नहीं सुन रहा है सब आपकी ताकत है। स्वामी बाबा रामदेव जी अपनी बात कहिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। प्रथम तो मेरे परमादरणीय श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, वो हमारे एक पुष्प हैं भारतीय संस्कृति सनातन, अपनी ऋषिजान परंपरा के, अपने पूर्वजों के स्वाभिमान के, शौर्य के, पराक्रम के वो प्रहरी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपने यह जो एक संगच्छध्वम संवतध्वम की अलख जगाते हुए हमारे सभी परमादरणीय आत्मीय स्वजनों को एक मंच पर आप लेकर के आए, मैं जिनके लिए आपने अपने अभिभावक के रूप में जिनको आपने प्रस्तुत किया, जिनको अभी हम सुन रहे थे, परमादरणीय श्री RSN सिंह साहब को प्रणाम करता हूं और मेजर जनरल बख्शी साहब, मैंने उनको बहुत बार सुना है, टीवी डिबेट से लेकर के हरिद्वार में भी आए थे, मैं उनसे प्रत्यक्ष भी मिला। और सुशील पंडित जी बहुत सुशील होते हुए भी उनमें विनय के साथ वीरता इतनी प्रखर है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है ये सुशील है तो सुशील, लेकिन इसके अंदर पंडित होते हुए भी पराक्रम जो है वो
क्षत्रिय जैसा है। वैसे तो मैं कहता हूँ ये हमारा मस्तिष्क सबका ब्राह्मण है, ये हमारी भुजाएं, ये हमारे क्षत्रिय हैं, ये हमारा जो मध्य भाग है ये वैश्य, और जो है सेवा करते हैं हमारे चरण जो है वो, ये सब प्रतिनिधित्व हमारे बीच में रहता है। लेकिन सुशील जी की शौर्य पराक्रम से सारा देश अवगत, और नीरज अत्री जी बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अपने सनातन संस्कृति के सत्यों को उजागर करते ही रहते हैं। और परमादरणीय श्री पवन सिन्हा जी जो जिनको गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है, और उनके लाखों वीडियोस देश दुनिया के लोगों ने देखे हैं। मैं बहुत कम देखता हूँ टीवी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से लेके मेरा वर्किंग टाइम है 4 AM to 10 PM। लेकिन कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कभी देखता हूँ, तो मुझे कम से कम जब मैं 10-20 वीडियो देखता हूँ तो एक कुलश्रेष्ठ जी का आ जाता है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही देखा, मैंने कि ये व्यक्ति अपने सनातन सांस्कृतिक सत्यों को इतना पुरजोर आवाज देता है कि मैं कौन है जरा जानना चाहता हूँ। फिर मैं मतलब जैसे नजदीक आया तो मैंने सोचा ये तो अपने ही है। तो खैर यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। आज मेरे साथ यहाँ आदरणीय श्री KN सिंह जी हैं, जो NP सिंह जी हैं, और NP सिंह जी सीनियर IAS ऑफिसर रहे और अब एक बहुत बड़ा कार्य है जिसके लिए मैकाले आदि के बारे में आप लोगों ने कहा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो है वर्किंग चेयरमैन के तौर पर हमने इनको उत्तरदायित्व दिया, और बहुत बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक और बहुत अच्छे प्रशासनिक और पूर्ण समर्पित एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हैं। तो आज अवसर नहीं था, फिर कभी हम और संवाद करेंगे। और आदरणीय राकेश जी जो अपने सारा सोशल मीडिया के करीब 5 करोड़ लोगों की टीम अपने साथ में, जो मेरे अकाउंट से, श्रद्धेय पूज्य आचार्य बागशन जी के अकाउंट से, भारत स्वाभिमान पतंजलि और पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान और पतंजलि किसान सेवा समिति, और अपने सोशल मीडिया का भी एक अभी तो जिले जिले में, गांव गांव में प्रभारी बना दिया। तो एक बहुत बड़ी ताकत है। और मुझे जैसे कल कुलश्रेष्ठ जी ने कहा कि सोशल मीडिया से भी एक बड़ी ताकत, सोशल मीडिया की भी एक बहुत बड़ी ताकत मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा बड़ी ताकत खड़ी हो चुकी है। खैर अब उसमें भी कई प्रकार से विदेशी अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन वो हो न सकेगा क्योंकि देश तो भारत के कानून और संविधान से चलेगा। अब मैं तथ्यों के रूप में प्रथम तो तथ्य रखने से पहले आप सबके प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता, आभार और अपनी एक सदाशयता, अपना प्रेम अभिव्यक्त करता हूं। जो आप अपने आप को मुझ में देखते हैं, योग को, आयुर्वेद को, भारतीय संस्कृति को, स्वदेशी को, अपने सनातन को मुझ में देखते हैं। और आप मुझे जानते भी हैं, सब मेरे जीवन को सबने देखा है। मैंने एक छोटे से गांव से चल करके ये जो कुछ पाया है आप सब देशवासियों के आशीषों से पाया है। क्योंकि जैसे आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी ने प्रथम ही कहा था कि किसी के पीछे पूरा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है अलग अलग प्रकार का, तेल माफिया हैं, कहीं ड्रग माफिया हैं, कहीं और रिलीजियस माफिया हैं, कई प्रकार की जो एक वार है, वैचारिक प्रहार, जो एक बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, एक रिलीजियस टेररिज्म, एक कॉर्पोरेट टेररिज्म है। और वो अलग अलग प्रकार से उनके पीछे लाखों करोड़ों अरबों का साम्राज्य उनके पीछे खड़ा होता है, साम्राज्यवादी ताकतें खड़ी होती हैं। लेकिन मैं अपने आगे पीछे आप सब लोगों को, आप सब पुण्यात्माओं को देखता हूं, इस देश के 100 करोड़ से अधिक अपने सनातन हिंदू भाइयों को देखता हूं, और जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं उन विश्वजनों को देखता हूं, भगवान और सत्य की ताकत अपने पीछे देखता हूं। उसके आधार पर कुछ 8-10 मूल तथ्य रखना चाहता हूं। बहुत सारे तथ्य और सत्य हमारे परमादरणीय सिंह साहब ने भी रखे और बहुत बातें हुई हैं, लेकिन उसमें कुछ जो है बहुत गंभीर बातें कि एलोपैथी में मैंने कहा है कि इमरजेंसी के तौर पर, आपद धर्म के तौर पर उनके पास जो ड्रग्स हैं, कभी आवश्यकता पड़ी कि लगा कि शुगर 500-700 हो गया और आपने इंसुलिन ले लिया तो कोई गुरेज नहीं, बीपी बढ़ गया 200-250 हो गया, या कभी जो है कोई ऐसी परिस्थिति आई कि बॉडी में बहुत इन्फेक्शन हो गया और आपको कभी कोई, या बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कभी आपने स्टेरॉइड दिया या कभी आपने एंटीबायोटिक्स दिए, इतने तक मैं इमरजेंसी के तौर पर 1-2 दिन, 5-7 दिन कभी किसी ने प्रयोग किया, उतने अर्थ में मैं उसको सत्य मानता हूँ और सहयोगी भी मानता हूँ। शल्य चिकित्सा के बारे में
जैसा आदरणीय सिंह साहब ने भी कहा और सभी हमारे परम आदरणीय विद्वानों ने, विचारकों ने कहा है, उसका आविष्कारक हमारे पूर्वज महर्षि सुश्रुत और हमारे जिनको ये लोग गंवार कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, उन लोगों ने इस शल्य चिकित्सा का आविष्कार किया और माना कि उन्होंने उसमें बहुत उन्नत किए, हम उसका सम्मान करते हैं। माना कि दो चीज आपके पास है कि आपके पास में कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है और आपके पास में एडवांस सर्जरी भी है, लेकिन दो चीजें आपके पास हैं तो 98 चीजें हमारे पास हैं। क्योंकि मैं चारों वेदों का अध्ययन, ऋग यजुर साम अथर्व का मैंने अध्ययन किया, मैंने महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी को पढ़ा और जिया है, मैंने एकादशोपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवत गीता को पढ़ा है और जिया है। गुरुकुल का विद्यार्थी रहा। लोग इसकी भी मखौल उड़ाते हैं कि तुम्हारे पास में डिग्री क्या? मैंने कहा मेरे पास में वो डिग्री है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के पास थी, गुरु शिष्य परंपरा की जो शिक्षा दीक्षा परंपरा है, उसमें शिक्षित और दीक्षित। मैं बेपढ़ा लिखा सन्यासी हूं, अनपढ़ नहीं, मैं गंवार नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर है, मैंने अपने गुरु के कहने से कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन आज हमने हजारों बालकों को डिग्री दी है। 8-10 विश्वविद्यालयों ने मुझे डीलिट और पीएचडी आदि की डिग्री दी है, डॉक्टरेट की डिग्री दी है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी इंटरेस्ट। हाँ, मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा करता हूँ, सेवा को अपना धर्म मानता हूँ और सेवा धर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म में जीता हूं। तो कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। हमारे पास में 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियों का समाधान है। कल मैंने एक दैनिक भास्कर में और आज एक पंजाब केसरी में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपके पास इतना ज्ञान है कि आप सैकड़ों बीमारियों का समाधान कर सकते हैं, तो आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने कहा यदि ईमानदारी से नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो कम से कम 100 नोबेल पुरस्कार लेने का मैं हकदार हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सैकड़ों करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुझे सत्कार और उनका सम्मान, उनका प्रेम प्राप्त है। मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं कोविड के बारे में। अभी तक ये जो पैरासीटामोल भी दे रहे हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है किसी को नहीं पता। पैरासीटामोल का क्या कोविड मैनेजमेंट में जो प्रयोग किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ? क्या फेविफ्लू का, क्या अभी जो अलग अलग ये स्टेरॉइड दे रहे इन सब का, या और जो भी एंटीबायोटिक्स दे रहे, किसी भी एक ड्रग का क्या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है? उत्तर है कतई नहीं हुआ। आज एक बालक मेरे पास आया, उसका पिता, और उन्होंने पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके और मेरे सामने कुछ स्टडी रखी कि जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर जाता है, ये तो साइंटिफिक ट्रूथ है और इसके सब ट्रायल हो चुके हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को या फंगस को किल करने के लिए। अब जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस अंदर गया, उसको किल करने के लिए जो टेम्परेचर बढ़ा, आपने उस टेम्परेचर को डाउन कर दिया, अपनी इम्यूनिटी को अपने अलग अलग प्रकार के दूसरे केमिकल्स देकर के सप्रेस कर दिया। आपने अपने शरीर को लड़ने ही नहीं दिया, जैसे सिंह साहब कह रहे थे अभी, वायरस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, फंगस के खिलाफ। तो आप जो भी कोविड मैनेजमेंट के लिए ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ। हमने जो कोरोनिल दिया है, इसका डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया ही नहीं, उसको इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया है। और आप सब महापुरुषों के जानकारी में, सब हमारे जो प्रबुद्ध हमारे विचारक हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उन सबके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोग जो हमें सुनते हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं। हमारी कोरोनिल के जो इंटरनेशनल जर्नल्स में जो उसको पब्लिश भी हुआ, तो उसमें भी लोगों को 6 महीने लग गए पब्लिश करने में। बोलिए ये कैसे हो सकता है कि एलोपैथी की कोई दवा ना आए कोरोना के लिए और कोई डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके हमको दे दे, उस स्टडी को प्रकाशित कैसे कर सकते हैं, वो भी इम्पैक्ट 3, 4, 5 के जर्नल्स में, लेकिन उनको प्रकाशित करनी पड़ी। तो वर्ल्ड की पहली डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड यदि कोई मेडिसिन है तो कोरोनिल है, और उसका एक कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, सिंगल नो एडवर्स इफेक्ट। और उसका पूरा डोज से लेकर के उसके पूरे अलग अलग हमारे लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि पर उसकी इफेक्ट से लेकर के किस तरह से कोरोना के वायरस को उसका जो प्रोटीन हमारे बॉडी के प्रोटीन के साथ उसको
मिलने से रोकने के लिए कैसे वो लेयर खड़ा करता है, अश्वगंधा का विथिनॉन और गिलोय का टिनोकार्टिसाइड, ये हमने सबसे पहले साइंटिफिक प्रूफ के साथ प्रस्तुत किया। चलो, भारत में हम दवा बनाते, उसके लिए लाइसेंस अथॉरिटी है, हमने लाइसेंस ले रखा है दवा बनाने का। हमने कोरोना की मेडिसिन के तौर पर उसको मान्यता दिला दी साइंटिफिक रिसर्च करके। उसके बाद में उसको फर्जी दवा कहते हैं। हमारे सो कोल्ड आईएमए वाले भाई, सो कोल्ड हमारे एलोपैथी वाले कुछ ड्रग माफिया, क्यों भाई? जिन पैरामीटर्स पर तुम रिसर्च करते हो, मैं आप सब महापुरुषों की जानकारी के लिए बताता हूं, योग आयुर्वेद में हमने अभी शायद कई सौ रिसर्च पेपर हमने पब्लिश कर दिए, और 100 से ज्यादा हमारी जड़ी बूटियों के ऊपर जो बेसिक रिसर्च, माने जो ड्रग डिस्कवरी की पूरा जो साइकिल है, उसमें सबसे पहले सेल लाइन ट्रायल होता है, फिर एनिमल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। बेसिक जो उसके ऊपर रिसर्च होता है, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के और एनिमल ट्रायल तक, करीब 1000 प्रकार की पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, रस, रसायन, भस्म, पिष्टी, पाक, अवलेह, चूर्ण, वटी, इसके ऊपर हम काम कर चुके। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयुर्वेद पर रिसर्च हमने किया। और आप सब महापुरुषों की जानकारी के लिए भी बता देता हूं, इसमें करीब हमने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, और आने वाले कम से कम 5-10 सालों में इसमें हमें 5000 करोड़ रुपए भी खर्च करना पड़ा। तो आप सबके आशीर्वाद से, इस देश के आशीर्वाद से हम खर्च करेंगे। और ये जो बात जो अभी पवन सिन्हा जी, गुरु जी जो बोल रहे थे बात, कि इनको केवल बाजार दिखता है पूरी दुनिया, हमको पूरा देश और दुनिया परिवार दिखता है। उपचार और उपकार की भावना से हम इस काम को करेंगे। ये पूरी दुनिया में करीब 200 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। और मैं कहता हूं, यदि भारत सरकार साथ देगी तो भारत सरकार के साथ, और यदि किसी कारण से किसी भी सरकार ने, किसी संस्था ने विरोध किया, तो विरोध के बावजूद हम इस काम को करेंगे। और पूरी दुनिया को क्या कह देंगे हम, वो मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। हम पूरा वायरोलॉजी के ऊपर भी काम करेंगे। वायरोलॉजी के साथ साथ जो बड़ी थ्रेट्स हैं, मैंने कितनी बार कहा है, कोरोना से कोई मर ही नहीं रहा। मर रहे हैं लंग के वीक होने से, मर रहे हैं हार्ट के वीक होने से, मर रहे हैं नर्वस सिस्टम के वीक होने से, मर रहे हैं इम्यूनिटी के वीक होने से, मर रहे हैं बीपी के बढ़ने से, मर रहे हैं शुगर के बढ़ने से, मर रहे हैं डर से। अब इसका इनके पास कोई इलाज ही नहीं। मैं कहता हूं भाई, पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट आ जाएं, पूरी दुनिया के डॉक्टर आ जाएं, 1,000 लोगों के रहने के लिए यहां व्यवस्था है, 5,000 10,000 लोगों के लिए रहने के लिए पतंजलि में व्यवस्था है। मैं उनके रहने, खाने, पीने की सब व्यवस्था कर दूंगा, और जो महादरिद्र हैं उनके आने जाने का किराया भी दे दूंगा। उनको यदि प्लेन से आना पड़ा तो प्लेन का भी टिकट दे दूंगा। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दे रखा है, मैं भारत का एक समर्थ सन्यासी हूं, और आप लोगों ने मुझे ताकत दी। तो मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं। मैं दुनिया के सारे डॉक्टर्स का बीपी क्योर करता हूं, कर सकता हूं, करता हूं, किया है। उनके पास बीपी का कंट्रोल है, हमारे पास बीपी का क्योर है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, मैंने लाखों लोगों की टाइप 2 डायबिटीज ठीक की थी। टाइप 1 डायबिटीज मैं अभी हजारों लोगों की ठीक कर चुका हूं, पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। 10-20 दिनों में मैं प्रोस्टेट कैंसर अच्छा कर देता हूं, 1-2 महीने में ब्लड कैंसर अच्छा कर देता हूं, प्रूफ के साथ, सारे एविडेंस है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो डेटाबेस हमारे पास में रिकॉर्ड में है। 5 करोड़ लोगों के हमारे पास में डेटाबेस हमारे चिकित्सालयों पर है। 10 करोड़ लोगों का योग सिखाने का डेटाबेस हमारे संस्था के पास है। और मैंने ये 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके ये सारा कुछ किया है। जो लोग जैसे अभी बोल रहे थे हमारे RSN साहब की, ये जो बकवास करते हैं टीवी पर आकर के, उनसे पूछा जाए उनका योगदान क्या है। स्वामी रामदेव ने तो इस देश और दुनिया के कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखा के आरोग्य दिया है, उनको स्वास्थ्य दिया, उनको सुख दिया, उनको शांति दी, उनका जीवन बदला है, उनको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ दी है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल हेल्थ भी दी हो, एक अलग विषय है, वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एक बात मैं एक बात ही कहता हूं, मैं और कोई भी प्रयोग कर सकता है, और जो ज्ञान सार्वजनिक हो जाता है उसका कोई पेटेंट कर नहीं सकता। जो बौद्धिक संपदाओं के जो है पेटेंट का ये जो पूरा ढकोसला रच के पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठियों में अपने जो है नुकीले नाखूनों से जो नोचना चाहते हैं, उनके लिए बात कहना चाहता हूं। हमने तो ज्ञान को कभी व्यापार नहीं माना, हमने तो विद्या सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विद्यादानम विशिष्यते कहा।
लौकी का जूस पी ले, कोई भी डॉक्टर घर में रह करके। मैंने तो सैकड़ों एलोपैथी के एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स को का बीपी क्योर किया, शुगर थायराइड क्योर किया, वो कह रहा हूं कोई भी अपने घर में रह करके लौकी का जूस पी ले, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, शीतली, शीतकारी, एक सुनिश्चित समय 1 घंटा मैक्सिमम मैं बोलता हूँ, 1 घंटा कर लो, बाद में नियमित रूप से खाली 15-20 मिनट भी करते रहना, बीपी क्योर हो जाएगा घर बैठे, कोई भी कर ले, इसमें दिक्कत क्या है। और परीक्षा कर लो, हमने इसकी परीक्षा की भी, हाँ, जो हमने बनाई दवाई मुक्तावती और बीपी ग्रिड, उसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुआ, उसका हमने सेलर ट्रायल इन विवो इन विट्रो किया हुआ है, उसका ह्यूमन ट्रायल भी किया हुआ है। अब बात आती है शुगर की, खीरा, करेला, टमाटर, जिसके लिए पवन सिन्हा जी बोल रहे थे हमारे, गिलोय, और उसके अंदर चिरायता, सदाबहार, गुड़मार, अब ये 7 चीजों का काढ़ा कोई घर पे पी ले, उसका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। जिनकी HbA1c 14 थी, उनको मैंने 14 दिन के अंदर 14 से उसको 5-6 पे लिया है, जो नॉर्मल शुगर आते हैं, डायबिटीज के पेशेंट, नॉन डायबिटिक हो। वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल जर्नल्स में जो स्टडी प्रकाशित की कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, वो पतंजलि ने की थी, देश के 60 जिलों में की थी। और अब वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए किया था, अब टाइप 1 डायबिटीज, जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट बच्चे जो 50-60 इंसुलिन ले रहे थे, मेरे पास हर समय 25 से 50 बच्चे भर्ती रहते हैं योग ग्राम में, जहां भी मैं बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं। और मैं तो कहता हूं पूरे दुनिया के साइंटिस्ट आ जाएं, डॉक्टर आ जाएं, पेशेंट लेकर जाएं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज हम क्योर करते हैं इन्हीं चीजों से, योग से। किसी को ज्यादा जरूरत होती तो कुछ जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकालकर मैंने मधुनाशिनी मधुग्रीन बना रखा, पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, रिसर्च के साथ, और उसकी टॉक्सिसिटी के साथ कि ये कितनी मात्रा तक, 8 गुना तक हमने दवाइयों की मात्रा देकर के देखी हुई है। जो भी रस रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, अम्ले, चोण, वटी जो आयुर्वेद में दी जाती है, 8 गुना तक हमने उसकी टॉक्सिसिटी को चेक किया हुआ है, टॉक्सिसिटी, और उसका साइंटिफिक वैलिडेशन का पूरा जो है हमारे पास में प्रूफ है। क्योंकि आज जो हम संवाद कर रहे हैं, इसको डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, साइंटिस्ट भी सुन रहे हैं, सरकारें भी सुन रही है, और मैं चाहता हूं सुने। अब मैंने एक बयान दे दिया बीच में कि मैं भाई गलत काम मैंने किया, मैं भगवान के विधान को और देश के संविधान को मानता हूं, उसका अतिक्रमण नहीं करता, इसलिए मैंने एक बीच में स्टेटमेंट दे दिया, मैं इनके बाप से भी नहीं डरता, उसी को हेडलाइन बना दिया, मैं भगवान से डरता हूं, मैं सत्य धर्म न्याय से डरता हूं, अन्याय नहीं करता हूं। ये तो अन्याय कर रहे, ये इनजस्टिस कर रहे, पूरी दुनिया में अस्पृश्यता, अन्याय, असमानता, इसका विरोध हो रहा है। और ये एलोपैथी वाले, ये ड्रग माफिया, ये फार्मा माफिया, ये मेडिकल माफिया, मेडिकल टेररिज्म फैलाने वाले, ड्रग टेररिज्म फैलाने वाले, वो हमको कहते हैं कि तुम अस्पृश्य हो। ये अनटचेबिलिटी कहां से आ गई, इनइक्वालिटी कहां से आ गई, ये असहिष्णुता, इंटॉलरेंस कहां से आ गया। बाकी जगह ये बात करते हैं इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जहां अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं तो गुरुकुल का पढ़ा हुआ, लेकिन इनकी भाषा मुझे बीच में अंग्रेजी के शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं, रोज दुहाई देते हैं सबको फ्रीडम, आजादी, भाई आजादी, प्रश्न पूछने चाहिए। मैंने प्रश्न पूछ लिया तो सबकी बोलती बंद हो गई। वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मैं आजादी का पक्षधर हूं और मैं पूरी तरह से आजाद हूं, और सन्यासी तो वैसे ही आजाद होता है। भैया मैंने प्रश्न पूछ लिए तो मिर्ची क्यों लग गई, और आज तक उनसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा, और मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। हमारे पास में बीपी का क्यों रहा है, हमारे पास में शुगर का क्यों रहा है, प्रोस्टेट कैंसर 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में मैं क्योर करता हूं। कोई भी पेशेंट लेकर के आ जाओ जिसका PSA लेवल 50, 100, 150, 200 बढ़ा हो, जो उसका प्रोस्टेट भी 20 ग्राम के बजाय 50 ग्राम तक का हो गया, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर में लगभग 1 महीने में मैं उसका क्योर करके दे दूंगा, लेकर के आ जाओ। मैं अस्थमा क्योर करता हूं। ये तो कहते हैं जिंदगी भर जब तक दम रहेगा तब तक दमा रहेगा। मैं अर्थराइटिस, RA फैक्टर 20 होना चाहिए, जिनका 1000-1500 तक चला गया था, मैंने उनको क्योर किया, करता हूं वो मैंने किया है। मैंने अर्थराइटिस क्योर किया है, RA फैक्टर क्योर किया है, CRP मैंने नॉर्मल किया, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मैंने ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज को क्योर किया है, और पूरे साइंटिफिक एविडेंस प्रूफ मेरे पास में। मैंने जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, जेनेटिक डिजीज को क्योंकि नस्लें सुधारी हमने। ये तो कुत्ते, गधे, घोड़े, मकोड़े, कीड़ों पर अनुसंधान करते, उनकी नस्लें सुधारते, उनमें ये फसलों की नस्लें सुधारने की बात करें, जिसके लिए हमारे अतीश साहब ने शुरू में बोला कि ये
जो है जीएम फूड खिला करके हमारे जेनेटिक्स को चेंज करना चाहते हैं। मैंने आदमी की नस्लें सुधारी। जिनको जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा था, उनका जेनेटिक रोग भी मैंने ठीक किया है योग आयुर्वेद के बल पर। मैं कहता हूं मेरी कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, मैं तो एक बहुत अधरा सा आदमी हूं, लेकिन ऋषियों के ज्ञान के बल पर, 4 वेदों के ज्ञान के बल पर, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान के बल पर, इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की ताकत के बल पर मेरे पास ताकत है, बाकी मेरी कोई ताकत नहीं। बीच में थोड़ा सा और बताऊंगा, एक आहुति उसकी भी दे देता हूँ। 100 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर ही बोले मानहानि का मुकदमा ठोक रहे। मुकदमा तो मुझे ठोकना चाहिए, उनकी इज्जत ही नहीं, उनकी बेइज्जती क्या होगी? जिनकी इज्जत ही नहीं है उनकी बेइज्जती क्या होगी? मानहानि तो मुझे करनी चाहिए। भगवान ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, बहुत बड़ा वैचारिक मेरे साथ में साम्राज्य जुड़ा है। हानि मेरी कर रहे हो और उल्टा मुझ पर तुम मानहानि का मुकदमा कर रहे हो। ये तो इससे बड़ा और बौद्धिक दिवालियापन क्या होगा? तो खैर आज एक कार्टून छापा था, जब वो हमारे भाई जो कन्वर्जन में लगे हुए कि उनकी पतलून उठा करके कि बाबा जी ने इनकी पतलून उतार दी और इनके वो क्या वो कान में मापने वाला टुक वाला उतार के। मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, तुम मुझसे डरते क्यों? और तुम हर समय आजादी की मांग करते हो, भाई आजादी, भाई आजादी। मैंने एक आजादी का नारा लगाया कि भाई सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। राइट टू स्पीच की बात करते हो, राइट टू लाइफ की बात करते हो, राइट टू ईट, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हो, और मेरी आवाज को क्यों दबाना चाहते हो भाई? और भाई अब तो मैं बिल्कुल नहीं दबूंगा, वैसे पहले भी नहीं दबा था और अब तो कतई नहीं दबूंगा। और एक बात और कहता हूं, जब तक जीऊंगा, वैसे तो 50 साल से पहले जाने का मेरा इरादा है नहीं, हो सकता है 60-70 भी जी जाऊं, और आगे की बात कर रहा हूं, पीछे की नहीं। तो भाई दिक्कत क्या है? स्वामी रामदेव से दिक्कत क्या है? और मैं आपको कहता हूं, मैं 5-7 कुछ बड़ी बातें आपको बताता हूं। पूरी दुनिया में प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवाई नहीं। गिलोय और पपीते के पत्तों का रस, इन मात्र 2 चीजों से, किसी को ज्यादा लेना हो तो फिर अनार, थोड़ा उसमें एलोवेरा और ये जो है व्हीट ग्रास वगैरह, मात्र 2 चीजों से पूरी दुनिया को मैंने पहली बार बताया कि गिलोय और पपीते के पत्तों के रस पीने से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। मैं यदि प्लेटलेट बढ़ाने की दवाई बनाऊं तो पूरी दुनिया में कम से कम, जो आप पवन सिन्हा जी 10-20 हजार करोड़ की बात कर रहे थे, मैं 10-20 हजार करोड़ तो खाली प्लेटलेट बढ़ाने वाली इनकी पूरी एलोपैथी वालों के पास में कोई दवाई नहीं है, और विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट के कारण से ये WHO की रिपोर्ट है, ये जो है सारी दुनिया की बड़ी एजेंसियों की रिपोर्ट है, इनके 500 ड्रग्स इनको वापस लेने पड़े एडवर्स इफेक्ट के कारण से। तो खैर अलग बात करता हूं अगली। इनके पास हेपेटाइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर, भारत के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरीन, मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब आपके पास में हेपेटाइटिस A, B, C का कोई ट्रीटमेंट है? मैं चैलेंज के साथ आज बोल रहा हूं, और आप सब भी बोलना इस बात को। वर्ल्ड के सारे हेपेटाइटिस A, B, C के पेशेंट स्वामी रामदेव क्योर करने का दावा कर रहा है और करके दिखाया। हजारों पेशेंट का डेटाबेस मेरे पास है। फैटी लिवर ग्रेड 1 1 सप्ताह में, फैटी लिवर ग्रेड 2 2 सप्ताह में, फैटी लिवर ग्रेड 3 3 सप्ताह के अंदर, और लीवर सिरोसिस 1 से 2 महीने के अंदर मैं क्योर करने का दावा करता हूं। किससे? कपाल भाती, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पी लो, और भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई। कोई पेटेंट नहीं करवा रखा मैंने, ना मुझे कपाल भाती अनुलोम विलोम करने की कोई रॉयल्टी देता, ना मैं लेता हूं और ना मैं लूंगा, और ना मैं जो अब आपको बता रहा हूं क्या चीज है भैया। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, सब दूर सब जगह भारत में खड़ा पड़ा है, पी लो भाई। मैं कब कहता हूं सर्वकर पतंजलि का खरीदो? मैं तो रोज टीवी चैनल पे बोलता हूं, रोज मेरा पहले आस्था पर फिर इंडिया टीवी पर लाइव आता है। मैं कहता हूं भैया, जो थोड़ा मजाक में बोलता हूं कि जो आलसी जीवात्मा है वो पतंजलि का प्रोडक्ट लेना, बाकी अपने घर में एलोवेरा लगाओ, अपने घर में गिलोय लगाओ, अपने घर में तुलसी लगाओ, उसको खाओ, उसको पियो। हमने लिवोग्रिड बनाई, आप लोगों की जानकारी के लिए आप रिसर्च पेपर ये जाकर के पढ़ सकते हो। ये रिसर्च की बात करते हैं, 2DG की भी पहला रिसर्च पेपर पतंजलि ने प्रकाशित किया था। ये सारे देश को पता है, सारी दुनिया को पता है। 1 लाख लोगों ने वो रिसर्च पेपर पढ़ा, 1 लाख लोगों ने। अब कोई इनको इन जो है कहते हैं ना आंख के अंधे, और आगे ज्यादा बोलूंगा नहीं, जो है इनको कौन समझाए? देख भाई, देख तो लो कि हमने क्या।
तो खैर मैं आपको बात ही कह रहा था, हेपेटाइटिस A, B, C, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस का। भाई इतना तो रोगी आना चाहिए, मैं कहता हूं कम से कम मेरे साथ 2 घंटा योग कर ले, ऐसा आता है मेरे पास। मेरे से बोले बाबू जी सारा काम आप ही कर लोगे तो हम एलोपैथी वाले क्या करेंगे? मैंने कहा ऐसा करो, जो वेंटिलेटर के पेशेंट है वो आप देख लो, बाकी सब कोरोना पेशेंट मुझे दे दो, वेंटिलेटर वाले आप देख लो। और मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए महापुरुषों, जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, सैकड़ों हजारों लोगों के प्रूफ है मेरे पास। उन्होंने एक तो हमने अणुतेल श्वासारी कोरोनिल बना के श्वासारी गोल्ड हमने बनाया, भीतर जाते ही ऑक्सीजन लेवल 70 से 80, दूसरे दिन 90 और तीसरे दिन 98 और पेशेंट ठीक। 3 दिन में मैंने लोगों को ठीक किया। ये जो है एक ने एक दिन बोला मेरे से, बोला आप जो है जो एसिम्प्टोमेटिक उनको सिम्प्टोमेटिक को मॉडरेट को सीवियर पेशेंट बना रहे हो, आप खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने कहा बकवास करना बंद करो। इस देश में यदि तुमने, मैं थोड़ा सा उनको लिबर्टी दे देता हूं, यदि तुमने 10% रोगी बचाए होंगे तो हमने 90% इस देश में करोड़ों लोगों को कोरोना हुआ है। हॉस्पिटलों में जाने वालों की तो संख्या मुश्किल से 10% थी, उसमें तुमने कितने बचाए तुम जानो। वेंटिलेटर से कितने लोग वापस आए, जैसे सिंह साहब कह रहे। हमने इस देश के 90% से ज्यादा लोगों की योग आयुर्वेद के बूते पर, अपने परंपरागत ज्ञान के बूते पर लोगों की जानें बचाई है, और पूरे साइंटिफिक रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ। कोई हम तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं करते, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं रचते। सबको पता है स्वामी रामदेव से कुछ लोग इसलिए भी चढ़ते, ठीक है थोड़ा सा कभी कभी कड़वा बोल देता हूं, आगे से उसका भी थोड़ा ध्यान रखूंगा, जमाना बड़ा खराब हो गया है। तो मैं थोड़ा सा बस इतनी सी बात आप लोगों से ये निवेदन कर रहा था कि इनके पास यदि 2% इनके पास विज्ञान की ताकत है, तो हमारे पास में 98% वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर योग, आयुर्वेद और अपने सनातन ज्ञान की ताकत है। वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान दोनों की ताकत। इसलिए बस ये कहता हुआ कि यह जो युद्ध है ये तो चलेगा, और इसमें आप सबका साथ है, आप सबका प्रेम है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि वेद का एक मंत्र मैंने पढ़ रखा था बचपन से, अहम इंद्रो न पराजित्य, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आही, ये दाएं हाथ में मेरा कर्म और बाएं हाथ में विजय। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन अर्कस्थिधात रसो विमानो जसरो घर्मो अविरस्मिना। तो आप सबके साथ से, आप सबके आशीषों से, आप सबके प्रेम से हम इस जंग को लड़ रहे हैं। माना कि पथ का विधान ही है, राह कंटका कीर्ण है, चुनौतियां हैं, प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, उनके बीच में भी आगे बढ़ते रहेंगे। और दरअसल मेरे ऊपर ना मुकदमे 1000 से कम होके देते नहीं, पहले ही 700-800 कुछ हो गए थे, तो अभी मुझे लगता है 100-200 का प्रसाद और मिलेगा, तो होने दो, फिर जब जरूरत पड़े तो आप भी, मैंने कहा ना कि मुकदमे तो उनके ऊपर होने चाहिए कि एक सन्यासी का तुम बेवजह क्या गुनाह किया है स्वामी रामदेव ने, उसका तुम अपमान कैसे कर सकते हो? तो जो है उनका अपमान और हमारा अपमान, ये उनका अधिकार। ये तो बड़ा, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा विज्ञान है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। खैर, तो मैं बस इतनी सी बात कहनी थी। आपको ने बहुत समय दिया, सबने इतना आपने हिम्मत दी, हौसला दिया, उसके कृतज्ञता पूर्वक फिर से बहुत बहुत प्रणाम पुष्पेंद्र जी, आपको भी और सभी महापुरुषों, पूज्य आचार्य भाषण जी की तरफ से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से। स्वामी जी, आपने कोई गुनाह नहीं किया, यही बड़ा गुनाह है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि वो लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, आप क्योर करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने पहली बार ना तो ब्लड प्रेशर को क्योर किया, ना कंट्रोल किया,
बल्कि आईएमए का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। और मैं चाहता हूं कि आप इस ब्लड प्रेशर को बढ़ाए रखिए। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो अच्छा है, और अगर किसी को आयुर्वेद से डर लगता है तो ये डर अच्छा है। स्वामी जी, आप निर्भीक होके जो काम कर रहे हैं उसको पूरी ताकत से करिए। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि एक एक व्यक्ति, चाहे पवन सिन्हा साहब गुरुजी हो, मेरे मित्र पंडित सुशील पंडित जी हो, मेरे गुरु कर्नल आर सिंह साहब हो, मेरे दोस्त नीरज अत्री साहब हो, हम सबके लीडर मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हो, जब भी कोई देश में या राष्ट्र में इस किस्म का संकट आता है, ये सब लोग अपना काम छोड़कर उस काम में लग जाते हैं। यही मेरी ताकत है, यही हम सबकी ताकत है, और ये पूरी ताकत आपके साथ है। आप किसी धाराओं से मत डरिए, आपको कोई धारा न मोड़ सकती है। आपने धाराओं को मोड़ा है, और कागज में लिखी धाराएं जो है वो कागज में रहती हैं, कभी बाहर नहीं निकल के आती। रामदेव जी, स्वामी जी, आप जो कार्य कर रहे हैं उसे करें। ये पूरा देश आपके साथ है, और अगर किसी ने आपको FIR की धमकी दी और किसी ने धाराओं की धमकी दी, तो ये देश में धमकी देने का समय आ गया है। सनातनियों की 100 करोड़ की धमकी के आगे दुनिया भी डरती है, ये ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इनविटेशन, निमंत्रण स्वीकार किया, और आज की पूरी इस कार्यक्रम का सिर्फ एक ही मकसद था कि स्वामी बाबा रामदेव अकेला नहीं है, 100 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं। किसी भी ऐसी घटना जो डराने की हो, सब सड़कों पे निकलेंगे, देश की अदालतों में जाएंगे। पेशी एक की नहीं होगी, दिल्ली में होगी तो 5 करोड़ लोगों की होगी, इलाहाबाद में होगी तो 5 करोड़ लोगों की होगी। हम भी देखें कि कौन सी जेल है जिसमें बाबा रामदेव को रखा जा सकता है, वो जेल अभी बनी नहीं है। आप तमाम साहब लोग, नीरज भाई, पवन गुरु जी, सुशील पंडित जी, कर्नल आर सिंह जी, डी बख्शी साहब, आप सब आए, और मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा या आपकी तर्जुमानी मैंने की है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जो कुछ आप मुझे सिखाते रहते हैं वही मैं बोल देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आपके बोलने का अंदाज अलग है, इसलिए लोग मुझे शायद ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मैं आप लोगों की बातें सुन के सिर्फ उसे आगे बढ़ा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये जो बहुत एलोपैथी में भी बहुत से अच्छे सात्विक देशभक्त डॉक्टर्स हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। वो माने उनके मन में अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति कतई नफरत नहीं है। ये कुछ चंद लोग हैं, और ये IMA ये कोई डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, खास करके करीब बहुत एक लाखों में ऐसे डॉक्टर्स हैं, उनका ये प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो उनके प्रति हमारे मन में भी कोई विद्वेष नहीं है। विद्वेष तो किसी पैथी के प्रति भी नहीं है, लेकिन जो है वो कम से कम हम उनको यदि जो है कोई बुरा नहीं करते। मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, उसके लिए हमने उसको बयान को भी वापस ले लिया, खेद भी व्यक्त कर दिया। और ये लड़ाई किसी पैथी की नहीं, ये सत्य, सेवा, न्याय और सनातन की और पूरे मानवता के कल्याण की प्रतिष्ठा की है। आप सब को मेरा पुनः बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। मैं नीरज भाई, पवन जी, पवन गुरु जी, सुशील भाई, आर सिंह साहब, मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। और आप सब जानते हैं कि आज स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती है, और मुझे अब के थोड़ी देर के बाद उसमें फिर कहीं बोलना है। मैं आप सब लोगों के इस महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग मेरी एक कॉल पर आप लोग आ जाते हैं। यही मेरी ताकत है, यही मेरी हिम्मत है, और आप लोगों की मौजूदगी से औरों को ताकत मिलती है। हमने एक बार देख चुके हैं कि राष्ट्रपति भवन जाने के बाद किस तरीके से चीजें हुई, तो मैं समझता हूं कि आज बाबा रामदेव के सामने जो संकट खड़ा करने की कोशिश की है, आज इस पूरे इस गोष्ठी के बाद में देश में एक मैसेज जाएगा, और लोगों को सद्बुद्धि होगी, और जिन लोगों ने जो माफिया है उनको भी समझ में आएगा कि ये रामदेव सिर्फ अकेला एक आदमी नहीं है जो भगवे वस्त्रों में है। भले ही हम सब भगवे वस्त्र न पहनते हो,
लेकिन हम जो वस्त्र पहनते हैं वो भगवा के विचार का ही वस्त्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। ओम।